हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का आर एच स्टोरीज 2.0 पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं एच जी वेल्स का नॉवेल द इनविजिबल मैन का तीसरा भाग। अध्याय 17। डॉक्टर कैंप अपने कमरे में गहराई से लिखने में डूबे हुए थे। तभी गोलियों की आवाज़ ने उनका ध्यान भटकाया। एक के बाद एक ठा 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 5 बार गोलियां चलने की आवाज़ आई। अरे! डॉक्टर कैंप ने अपनी कलम मुंह में दबाते हुए कहा, बर्डॉक में ये रिवॉल्वर कौन चला रहा है? आखिर ये बेवकूफ़ लोग अब क्या कर रहे हैं? वे दक्षिणी खिड़की के पास गए, उसे खोला और बाहर झुककर नीचे कस्बे की ओर देखने लगे। रात के अंधेरे में दुकानों की बत्तियां और गैस लैंप चमक रहे थे। उन्होंने गौर किया, लगता है द क्रिकेटर सराय के पास पहाड़ी पर भीड़ जुटी है। उनकी नज़र दूर समुद्र के घाट और जहाज़ों की रोशनी तक गई, जहां सब कुछ शांत और सुंदर दिख रहा था। आसमान में चांद और तारे किसी गर्म देश की तरह साफ और चमकीले दिखाई दे रहे थे। 5 मिनट तक वे वहीं खड़े होकर भविष्य और दुनिया के बारे में गहरी सोच में डूबे रहे। फिर एक लंबी आह भरकर वे वापस अपनी मेज़ पर लौट आए और खिड़की बंद कर दी। करीब 1 घंटे बाद जब वे सुस्ती में कुछ लिख रहे थे, तभी अचानक सामने के दरवाजे की घंटी बजी। वे रुककर सुनने लगे। उन्होंने नौकरानी को दरवाज़ा खोलते सुना और इंतज़ार किया कि शायद वह ऊपर आएगी, लेकिन कोई नहीं आया। पता नहीं क्या बात थी, डॉक्टर कैम ने बुदबुदाते हुए कहा। उनका मन काम में नहीं लग रहा था। वे कमरे से बाहर आए, सीढ़ियों से नीचे बरामदे तक गए और हॉल में खड़ी नौकरानी से पूछा, क्या कोई पत्र आया था? नहीं साहब, बस किसी ने गलती से घंटी बजा दी थी, नौकरानी ने जवाब दिया। आज रात मुझे कुछ ज़्यादा ही बेचैनी महसूस हो रही है, कैंप ने खुद से कहा। वे अपने कमरे में लौटे और इस बार पूरी मेहनत से काम में जुट गए। कमरे में उसे घड़ी की टिक टिक और कागज़ पर चलती कलम की आवाज़ सुनाई दे रही थी। रात के 2 बज चुके थे और डॉक्टर कैंप का काम खत्म हो गया था। वे थक कर जमाई लेते हुए अपने बेडरूम में चले गए। उन्होंने अभी अपना कोट और बनियान उतारा ही ताकि उन्हें ज़ोर की प्यास लगी। वे एक मोमबत्ती लेकर नीचे डाइनिंग रूम में पानी और विस्की लेने गए। डॉक्टर कैंप एक वैज्ञानिक थे, इसलिए उनकी नज़रें बहुत तेज़ थी। जब वे हॉल से वापस लौट रहे थे तो सीढ़ियों के बाद ज़मीन पर उन्हें एक काला धब्बा दिखाई दिया। वे ऊपर जाने ही वाले थे कि अचानक उनके मन में सवाल उठा, वो धब्बा आखिर था क्या? वे वापस मुड़े, अपना सामान नीचे रखा और झुककर उस धब्बे को छुआ। उन्हें यह जानकर हैरानी नहीं हुई कि वह चिपचिपा था और उसका रंग सूखे हुए खून जैसा था। वे अपना सामान उठाकर वापस ऊपर आए और गौर से देखने लगे कि खून कहाँ से आया। सीढ़ियों पर पहुंचते ही वे ठिठक गए। उनके अपने बेडरूम के दरवाजे का हैंडल खून से सना हुआ था। कैंप ने अपने हाथ देखे, वे बिल्कुल साफ थे। उन्हें याद आया कि नीचे जाते समय दरवाज़ा खुला था, इसलिए उन्होंने हैंडल को हाथ नहीं लगाया था। वे शांत लेकिन दृढ़ कदमों से कमरे के अंदर गए। उनकी नज़र बिस्तर पर पड़ी। चादर पर खून के धब्बे थे और वो एक जगह से फटी हुई थी। चादर का एक हिस्सा दबा हुआ था, जैसे अभी अभी वहाँ कोई बैठा हो। तभी उन्हें लगा जैसे किसी ने बहुत धीमी आवाज़ में कहा, हे भगवान कैंप। लेकिन कैंप भूत प्रेत या हवा में तैरती आवाज़ों पर यकीन नहीं करते थे। वे उन बिखरी हुई चादरों को देखते रहे। क्या वाकई कोई आवाज़ आई थी? तभी उन्हें हाथ धोने वाली मेज़ यानी वॉश स्टैंड के पास कुछ हलचल सुनाई दी। कैंप चाहे जितने भी बड़े वैज्ञानिक हो, उस पल उनके मन में भी एक अजीब सा डर बैठ गया। उन्होंने कमरे का दरवाज़ा बंद किया और अपना सामान रखने के लिए ड्रेसिंग टेबल की ओर बढ़े। अचानक वे चौंक गए। हवा में उनके और मेज़ के बीच खून से सनी एक पट्टी तैर रही थी। वो पट्टी किसी घाव पर बंधी हुई लग रही थी, लेकिन वो बिल्कुल खाली थी। उसके अंदर कोई हाथ या पैर दिखाई नहीं दे रहा था। कैंप उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़े ही थे कि तभी एक अदृश्य स्पर्श ने उन्हें रोक दिया और बिल्कुल करीब से एक आवाज़ सुनाई दी। कैंप, आवाज़ आई। कैंप ने हैरान होकर मुंह खोल दिया। हिम्मत मत हारना, आवाज़ ने कहा, मैं एक अदृश्य आदमी हूँ। कैंप कुछ देर तक बस उस खाली जगह और हवा में तैरती पट्टी को घूरता रहा। अदृश्य आदमी, उसने बुदबुदाते हुए कहा। हाँ, मैं एक अदृश्य आदमी हूँ, आवाज़ ने फिर से दोहराया। अचानक कैंप को वह खबर याद आई जिसका वह सुबह मजाक उड़ा रहा था। उस पल उसे ना तो बहुत डर लगा और ना ही बहुत हैरानी हुई। असल में जो हो रहा था उसकी गंभीरता उसे बाद में समझ आई। मुझे लगा कि यह सब झूठ है, कैंप ने कहा। उसके दिमाग में अभी भी सुबह वाली बहसें चल रही थी। उसने पूछा, क्या वो पट्टी तुमने बांधी है? हाँ, अदृश्य आदमी ने जवाब दिया। ओह, कैंप ने कहा, खुद को संभालते हुए बोला, अरे वाह, ये तो बिल्कुल बकवास है। पक्का कोई चाल है। वो अचानक आगे बढ़ा और जैसे ही उसने उस पट्टी को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, उसका हाथ किसी की अदृश्य उंगलियों से टकरा गया। किसी अदृश्य चीज़ को छूते ही वह झटके से पीछे हट गया और डर के मारे उसका चेहरा पीला पड़ गया। कैंप, भगवान के लिए शांत हो जाओ, मुझे तुम्हारी मदद की बहुत ज़रूरत है, रुको। तभी एक अदृश्य हाथ ने कैंप की बाहों को कसकर पकड़ लिया। कैंप ने खुद को छुड़ाने के लिए हवा में मुक्का चलाया। कैंप,
आवाज़ चिल्लाई। कैंप शांत हो जाओ। और वह पकड़ और भी मजबूत हो गई। खुद को छुड़ाने की बेचैनी कैंप के मन में इतनी बढ़ गई कि उन्होंने संघर्ष करना शुरू कर दिया। अदृश्य हाथ ने उनका कंधा जकड़ रखा था। कैंप अचानक लड़खड़ाकर बिस्तर पर पीछे की ओर गिर पड़े। उन्होंने चिल्लाने के लिए मुंह खोले ही था कि चादर का एक कोना उनके मुंह में ठूस दिया गया। अदृश्य व्यक्ति ने उन्हें पूरी ताकत से दबोच रखा था। फिर भी कैंप हाथ पैर मारते रहे। समझदारी से काम लो, समझे? अपनी पसलियों पर कैंप के वार सहते हुए अदृश्य आदमी ने कहा। हे भगवान, तुम तो मुझे पागल कर दोगे। शांत होकर लेटे रहो मूर्ख, उसने कैंप के कान में चिल्लाकर कहा। कैंप ने थोड़ी देर और हाथ पैर मारे और फिर हार मानकर शांत हो गए। अगर तुम चिल्लाए तो मैं तुम्हारा हुलिया बिगाड़ दूंगा, अदृश्य आदमी ने चेतावनी दी। मैं वाकई एक अदृश्य आदमी हूँ, ये कोई जादू या बेवकूफ़ी नहीं है। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मैं तुम्हें चोट नहीं पहुँचाना चाहता, लेकिन अगर तुम किसी अनपढ़ देहाती की तरह बर्ताव करोगे तो मुझे मजबूरी में हमला करना पड़ेगा। क्या तुम्हें मैं याद नहीं हूँ कैंप? यूनिवर्सिटी कॉलेज वाला ग्रिफिन? मुझे उठने दो, कैंप ने हफ्ते हुए कहा। मैं शांत हूँ, बस मुझे 1 मिनट बैठने दो। कैंप उठकर बैठे और अपनी गर्दन सहलाने लगे। मैं वही ग्रिफिन हूँ और मैंने खुद को अदृश्य कर लिया। मैं बस एक साधारण इंसान हूँ जिसे तुम जानते हो। बस फ़र्क यह है कि मैं अब दिखाई नहीं देता। ग्रिफिन? कैंप ने हैरानी से पूछा। हाँ, ग्रिफिन, आवाज़ आई। वही छात्र जो तुमसे जूनियर था, लंबा चौड़ा, एकदम सफ़ेद रंग वाला, जिसकी आंखें लाल थी और जिसने केमिस्ट्री में मेडल जीता था। मैं बहुत उलझन में हूँ, कैंप ने अपना सिर पकड़ते हुए कहा। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। उस ग्रिफिन का इस अदृश्य होने से क्या लेना देना? मैं ही वो ग्रिफिन हूँ, कैंप सोचने लगे। ये तो खौफनाक है। आखिर किस शैतानी विद्या से कोई इंसान अदृश्य हो सकता है? यह कोई शैतानी नहीं है, बल्कि एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है जो पूरी तरह तर्कसंगत है। पर यह भयानक है, कैंप ने दोहराया। आखिर ऐसा हो कैसे सकता है? यह वाकई बहुत बुरा है, लेकिन फ़िलहाल मैं घायल हूँ, दर्द में हूँ, बुरी तरह थक चुका हूँ। हे भगवान! कैंप, थोड़े साहसी बनो और शांत रहो। मुझे कुछ खाने पीने को दो और यहाँ बैठने दो। कैंप अपनी आंखों के सामने उस पट्टी को कमरे में हिलते हुए देख रहे थे। फिर उन्होंने देखा कि कुर्सी अपने आप फर्श पर घिसटती हुई आई और बिस्तर के पास रुक गई। कुर्सी से चरमराहट की आवाज़ आई और इसकी गद्दी थोड़ी नीचे दब गई, जैसे कोई इस पर बैठ गया हो। कैंप ने अपनी आंखें मली और अपनी गर्दन सहलाई। ये तो भूतों वाली कहानियों से भी कहीं ज़्यादा अजीब है। वह बोले और पागलों की तरह हंसने लगे। चलो अच्छा है, शुक्र है कि तुम अब इसे समझने की कोशिश कर रहे हो, अदृश्य आदमी ने कहा। या शायद मैं पागल हो रहा हूँ, कैंप ने अपनी आंखें बंद करते हुए कहा। अदृश्य आदमी बोला, मुझे थोड़ी विस्की दो, मैं थकान और दर्द से मरा जा रहा हूँ। कैंप ने कहा, मुझे तो अब भी यकीन नहीं हो रहा, तुम कहाँ हो? अगर मैं उठूँ तो क्या तुम मुझसे टकरा जाओगे? खैर, ये लो विस्की, मैं इसे कहाँ रखूँ? अचानक कुर्सी चरमराई और कैंप को लगा जैसे विस्की का गिलास उनके हाथ से कोई खींच रहा है। उन्होंने झिझकते हुए गिलास छोड़ा। वो गिलास हवा में कुर्सी से लगभग 1.5 फुट ऊपर जाकर रुक गया। कैंप अवाक होकर उसे देखते रहे। ये पक्का कोई सम्मोहन है। तुमने कहा था तुम अदृश्य हो। बकवास बंद करो, आवाज़ आई। यह सब बहुत ही उलझाने वाला है, कैंप ने कहा। मेरी बात ध्यान से सुनो। कैंप अपनी वैज्ञानिक सोच में पड़ गए। मैंने आज सुबह ही साबित किया था कि अदृश्य होना वैज्ञानिक रूप से नामुमकिन है। अदृश्य आदमी चिल्लाया। तुमने जो भी साबित किया हो, मुझे उसकी परवाह नहीं। मैं भूख से मर रहा हूँ और एक बिना कपड़ों के आदमी के लिए रात बहुत ठंडी है। खाना चाहिए? कैंप ने पूछा। तभी हवा में तैरता विस्की का गिलास अपने आप झुका और खाली हो गया। हाँ, अदृश्य आदमी ने गिलास नीचे पटकते हुए कहा। और क्या तुम्हारे पास कोई ड्रेसिंग गाउन यानी पहनने का लंबा कोट है? कैंप ने बुदबुदाते हुए अपनी अलमारी से एक फीके लाल रंग का गाउन निकाला। क्या ये ठीक रहेगा? उसने पूछा। चोगा तुरंत उसके हाथ से ले लिया गया। वो एक पल के लिए हवा में लटका, अजीब तरह से फड़फड़ाया और फिर खुद ब खुद उसके बटन लग गए। अब वह गाउन कुर्सी पर ऐसे बैठा था जैसे उसके अंदर कोई इंसान हो। अदृश्य आदमी ने संक्षेप में कहा, अगर एक पजामा, मोजे और चप्पलें मिल जाए तो अच्छा होगा, और हाँ, खाना भी ले आओ। कैंप ने सामान निकालते हुए कहा, मैं सब लाता हूँ। पर सच कहूँ तो ये मेरे जीवन का सबसे पागलपन भरा अनुभव है। वो नीचे गया और कुछ ठंडे मांस के टुकड़े यानी कटलेट और ब्रेड लेकर लौटा। उसने एक छोटी मेज़ खींचकर अपने मेहमान के सामने रख दी। चाकू कांटे की ज़रूरत हो तो, कैंप ने कहना चाहा, लेकिन तभी एक कटलेट हवा में उठ गया और उसे कुतरने की आवाज़ आने लगी। अदृश्य, कैंप ने अवाक होकर कहा और पास ही एक कुर्सी पर बैठ गया। मेहमान ने लालच से खाना ठूसते हुए कहा, खाना खाने से पहले चोगा पहन लेना अच्छा रहता है, वरना नग्न अवस्था में अजीब लगता है। कैंप ने उसकी पट्टी को देखते हुए कहा, लगता है कलाई की चोट अब ठीक है। अदृश्य आदमी बोला, मुझ पर भरोसा रखो, मैं ठीक हूँ। पर यह कितनी अजीब बात है कि पट्टी और सहारा ढूंढते हुए मैं गलती से तुम्हारे ही घर में आ गया। मेरी फूटी किस्मत में यह पहली अच्छी चीज़ हुई है। खैर, मैं आज रात यहीं सोने वाला हूँ, तो मैं ये बर्दाश्त करना होगा। वैसे मेरा खून देखना एक बड़ी समस्या है ना, उसने आगे समझाया।
खून शरीर से बाहर निकलकर जम जाता है, इसलिए वो दिखाई देने लगता है। मैंने सिर्फ अपने जीवित ऊतकों को ही अदृश्य बनाया है, और वो भी तब तक जब तक मैं जिंदा हूँ। मैं पिछले 3 घंटे से तुम्हारे घर में ही हूँ। कैम ने झुंझलाकर पूछा। पर ये सब होता कैसे है? मेरा मतलब है, ये पूरा मामला शुरू से अंत तक बिल्कुल बेतुका नामुमकिन लगता है। अदृश्य आदमी ने आत्मविश्वास से कहा, नहीं कैंप, यह पूरी तरह तर्क संगत यानी लॉजिकल है। इसके पीछे विज्ञान है। उसने हाथ बढ़ाकर विस्की की बोतल उठा ली। कैंप फटे हुए गाउन को फटी आंखों से घूर रहे थे। कंधे के छेद से मोमबत्ती की रोशनी अंदर जा रही थी, जिससे गाउन के अंदर दूसरी तरफ रोशनी का एक चमकता हुआ त्रिकोण बन रहा था। अंदर कोई शरीर दिखाई नहीं दे रहा था। कैंप ने पूछा, वे गोलियां किसने चलाई थी? ये सब शुरू कैसे हुआ? एक नंबर का बेवकूफ़ आदमी था मेरा साथी, उस पर धिक्कार है। उसने मेरा पैसा चुराने की कोशिश की थी। अदृश्य आदमी ने चिढ़कर कहा। क्या वो भी अदृश्य है? कैंप ने पूछा। नहीं तो फिर? अदृश्य आदमी झुंझलाकर बोला। क्या मैं ये सब बताने से पहले थोड़ा और नहीं खा सकता? मुझे बहुत भूख लगी और दर्द भी हो रहा है, और तुम्हें कहानियाँ सुनने की चलती है। कैंप खड़े हुए और पूछा, तुमने तो कोई गोली नहीं चलाई ना? मैंने नहीं, मेहमान ने जवाब दिया। किसी पागल ने, जिसे मैं जानता तक नहीं, अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दी। वे सब डरपोक थे, मुझसे डर रहे थे। धिक्कार है उन पर। कैंप, मुझे और खाना चाहिए। कैंप ने कहा, ठीक है, मैं नीचे जाकर देखता हूँ कि खाने के लिए और क्या बचा है। मुझे डर है कि ज़्यादा कुछ होगा नहीं। भरपेट खाना खाने के बाद अदृश्य आदमी ने सिगार मांगी। कैंप जब तक सिगार काटने के लिए चाकू ढूंढते, उसने खुद ही उसे बेरहमी से दांतों से काट लिया। उसे सिगार पीते देखना बहुत ही विचित्र नज़ारा था। धुएं के गुबार के बीच उसका अदृश्य मुंह, गला और नाक के छेद साफ दिखाई दे रहे थे। सिगार पीना भी किसी वरदान से कम नहीं, उसने धुआं छोड़ते हुए कहा। कैंप, किस्मत अच्छी थी कि तुम मिल गए। तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ। मुझे लगता है कि मैं पागल हो जाऊँगा। मैंने बहुत कुछ झेला है, लेकिन अब हम मिलकर कुछ करेंगे। मैं तुम्हें बताता हूँ। उसने थोड़ी और विस्की ली। कैंप भी पास के कमरे से अपने लिए एक गिलास ले आए। यह सब बहुत अजीब है, पर मुझे लगता है कि मुझे भी एक ड्रिंक की ज़रूरत है। अदृश्य आदमी बोला। कैंप, इन 12 सालों में तुम बिल्कुल नहीं बदले। तुम जैसे शरीफ और व्यवस्थित लोग कभी नहीं बदलते। मुझे तुम्हें सब कुछ बताना होगा। हम साथ मिलकर काम करेंगे। लेकिन ये सब हुआ कैसे? कैंप ने फिर पूछा। और तुम इस हालत में कैसे पहुंच गए? भगवान के लिए मुझे थोड़ी देर शांति से सिगार पीने दो, उसके बाद मैं तुम्हें अपनी पूरी कहानी सुनाऊंगा। लेकिन उस रात कहानी पूरी नहीं हो पाई। अदृश्य आदमी यानी ग्रिफिन की कलाई का दर्द बढ़ता जा रहा था। उसे बुखार था, वो बुरी तरह थका हुआ था, और उसका दिमाग अभी भी उस भागदौड़ और सराई की लड़ाई में उलझा उलझा हुआ था। वो गुस्से में बड़बड़ा रहा था और तेजी से सिगार पी रहा था। कैंप उसकी टूटी फूटी बातों से अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर रहे थे। वो मुझसे डरता था। मैं साफ देख सकता था कि वो मुझसे खौफ खाता था। अदृश्य आदमी ने बार बार कहा। वो मुझे धोखा देने की कोशिश कर रहा था। वो हमेशा इधर उधर भागने की फिराक में रहता था। मैं कितना बड़ा मूर्ख था। कमीना कहीं का, मुझे उसे जान से मार देना चाहिए था। तभी कैंप ने अचानक पूछा, तुम्हें इतने पैसे कहाँ से मिले? अदृश्य आदमी कुछ पल के लिए चुप हो गया, फिर बोला, मैं ये तुम्हें आज रात नहीं बता सकता। वो अचानक करहा उठा और दर्द के मारे आगे झुक गया। उसने अपना अदृश्य सिर अपने अदृश्य हाथों पर टिका लिया। कैंप, उसने कहा, पिछले 3 दिनों से मैं ठीक से सोया नहीं हूँ। बस एक दो बार झपकी ली है। मुझे अब हर हाल में सोना होगा। कैंप ने उदारता दिखाते हुए कहा, ठीक है, तुम मेरा बिस्तर ले लो, तुम इसी कमरे में सो जाओ। लेकिन ग्रिफिन बुदबुदाए, पर मैं सोऊं कैसे? अगर मैं सो गया तो वो मार्बल भाग जाएगा। उफ, अब क्या फ़र्क पड़ता है? कैंप ने पूछा, गोली का घाव कैसा है? ज़्यादा कुछ नहीं, बस खरोंच है, थोड़ा खून बह रहा था। हे भगवान, मुझे बहुत नींद आ रही है। कैंप ने उसे आराम करने को कहा, लेकिन अदृश्य आदमी उसे शक की निगाह से देख रहा था। उसने धीरे से कहा, मुझे अपने पुराने साथियों द्वारा पकड़े जाने से सख्त नफरत है कैंप। कैंप कुछ कहना ही चाहते थे कि अदृश्य आदमी ने मेज़ पर जोर से मुक्का मारा और झुंझलाकर बोला, मैं कितना मूर्ख हूँ। मैंने खुद ही ये शक वाला विचार तुम्हारे दिमाग में डाल दिया। अध्याय 18। बुरी तरह थका हुआ और घायल होने के बावजूद अदृश्य आदमी यानी ग्रिफिन को कैंप की बातों पर भरोसा नहीं हो रहा था। उसे सावधानी उसने सावधानी बरतते हुए बेडरूम की दोनों खिड़कियों की जांच की, पर्दे हटाए और खिड़कियां खोलकर देखी, ताकि वह पक्का कर सके कि ज़रूरत पड़ने पर वो वहाँ से भाग सकता है। बाहर रात एकदम शांत थी और पहाड़ियों के पीछे चांद डूब रहा था। फिर उसने बेडरूम और ड्रेसिंग रूम के दरवाज़ों की चाबियां भी चेक की, ताकि वह खुद को अंदर से सुरक्षित कर सके। जब उसे तसल्ली हो गई तो वह अंगीठी के पास चटाई पर खड़ा हो गया। कैम को उसके जमाई लेने की आवाज़ सुनाई दी। अदृश्य आदमी ने कहा, मुझे दुख है कि मैं आज रात तुम्हें सब कुछ नहीं बता पा रहा हूँ। मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। ये सब बहुत भयानक और घिनौना है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन यकीन मानो कैम, आज सुबह तुम जो वैज्ञानिक तर्क दे रहे थे, उनके बावजूद अदृश्य होना पूरी तरह मुमकिन है।
मैंने एक बड़ी खोज की है। मैं इसे राज रखना चाहता था पर अब अकेले नहीं झेल सकता। मुझे एक साथी चाहिए और तुम। हम मिलकर बहुत कुछ कर सकते हैं, पर यह सब कल होगा। अब मुझे सोना ही होगा वरना मैं मर जाऊंगा। कैंप कमरे के बीच में खड़े होकर उस बिना सर वाले चोगे को हैरानी से घूर रहे थे। उन्होंने कहा, ठीक है, अब मुझे तुम्हें आराम करने देना चाहिए। कैंप आगे बोले, यह सब सचमुच अविश्वसनीय है। इन घटनाओं ने मेरी पुरानी सारी सोच बदल दी है। क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ और ला सकता हूँ? बस मुझे शुभ रात्रि कह दो, ग्रिफिन ने कहा। शुभ रात्रि, कैंप ने कहा और हवा में अपना हाथ हिलाया। वे सावधानी से दरवाजे की ओर बढ़ने लगे। तभी अचानक वह चोगा तेजी से उनकी ओर बढ़ा और ग्रिफिन ने धमकी भरे लहजे में कहा, मेरी बात ध्यान से सुन लो। मुझे रोकने या पकड़ने की कोशिश मत करना। और कैंप के चेहरे के भाव बदल गए। उन्होंने गंभीरता से कहा, मुझे लगा था कि मैंने तुम्हें अपनी ज़ुबान दी है कि मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। कैंप ने जैसे ही दरवाज़ा बंद किया तुरंत अंदर से चाबी घूमने की आवाज़ आई। वे अभी हैरान खड़े ही थे कि उन्हें ड्रेसिंग रूम के दरवाजे की ओर भी तेज़ कदमों की आहट सुनाई दी और वह दरवाज़ा भी अंदर से बंद हो गया। कैंप ने अपना माथा पीट लिया और सोचने लगे, क्या मैं कोई सपना देख रहा हूँ कि ये दुनिया पागल हो गई है या मैं? वे हंसे और बंद दरवाजे पर हाथ रखकर बोले, कितनी अजीब बात है, मुझे मेरे ही बेडरूम से बाहर निकाल दिया गया है। वे सीढ़ियों के पास गए और मुड़कर उन बंद दरवाज़ों को घूरने लगे। यह सच है, उन्होंने अपनी गर्दन के उस हिस्से को सहलाते हुए कहा जहाँ ग्रिफिन ने उन्हें पकड़ा था। यह कड़वा सच है। परेशानी में अपना सिर हिलाते हुए नीचे चले गए। उन्होंने डाइनिंग रूम का लैंप चलाया, एक सिगार सुलगाई और कमरे में टहलते हुए गहराई से सोचने लगे। बीच बीच में वे खुद से ही बहस करने लगते। अदृश्य, उन्होंने कहा, क्या वाकई कोई जीव अदृश्य हो सकता है? समुद्र में तो ऐसा होता है। हजारों लाखों जीव, सारे लार्वा, जेलीफिश और सूक्ष्म जीव पारदर्शी होते हैं। सच तो यह है कि समुद्र में दिखने वाले जीवों से कहीं ज़्यादा अदृश्य जीव हैं। मैंने पहले कभी इस तरह नहीं सोचा था। तालाबों में भी रंगहीन जेली जैसे छोटे जीव होते हैं, लेकिन हवा में नहीं। ये मुमकिन नहीं लगता। ऐसा कैसे हो सकता है? फिर उन्होंने सोचा, पर क्यों नहीं? अगर कोई इंसान कांच का बना हो तो भी वो थोड़ा बहुत तो दिखाई देगा ही। कैंप की सोच और भी गहरी होती गई। जब तक वे दोबारा कुछ बोलते हुए 3 सिगार पी चुके थे और उनकी राख कालीन पर बिखर चुकी थी। अचानक उनके मुंह से एक हैरानी भरा शब्द निकला। वे मुड़े और अपने छोटे से परामर्श कमरे यानी कंसल्टिंग रूम में जाकर गैस की लाइट जला दी। डॉक्टर कैम का जीवन बहुत व्यवहारिक नहीं था। वे अक्सर दुनिया की खबरों से कटे रहते थे। कमरे में सुबह का अखबार लापरवाही से एक तरफ पड़ा था। उन्होंने उसे उठाया और पन्ने पलटते हुए वो खबर पढ़ी जिसे पोर्ट स्टोव के नाविक ने मिस्टर मार्वल को सुनाया था। इपिंग की एक अजीबोगरीब कहानी। कैंप ने उसे जल्दी जल्दी पढ़ा। वो पूरी तरह पट्टियों में लिपटा हुआ था। कैंप बुदबुदाए, वेश बदल कर, सब छुपाया हुआ। ऐसा लगता है कि किसी को भी उसकी अदृश्यता का अंदाज़ा नहीं था। फिर उन्होंने खुद से पूछा, पर आखिर उसका इरादा क्या है? उन्होंने फिर अखबार नीचे रख दिया और कुछ और ढूंढने लगे। हाँ, ये रहा। उन्होंने सेंट जेम्स गजट गैजेट उठाया जो अभी तक तय किया हुआ रखा था। अब सच्चाई पता चलेगी, कैंप ने कहा। उन्होंने अखबार खोला। उनकी नज़र एक बड़ी सुर्खी पर पड़ी। ससेक्स का एक पूरा गांव पागल हो गया है भगवान। कैम ने उत्सुकता से इपिंग में हुई उन घटनाओं का विवरण पढ़ना शुरू किया जिन्हें हम पहले ही जान चुके हैं। पन्ने के दूसरी तरफ सुबह की रिपोर्ट भी छपी थी। उन्होंने उसे दोबारा पढ़ा। वो सड़कों पर दाएं बाएं लोगों को मारते हुए भागा। पुलिस वाला जेफर्स बेहोश हो गया। मिस्टर हक्सटब बहुत दर्द में थे और जो उन्होंने देखा उसे बताने की हालत में नहीं थे। सराय के मालिक का अपमान किया गया। एक महिला डर से कांप रही थी। खिड़कियां तोड़ दी गईं। अंत में लिखा था, यह असाधारण घटना शायद मनगढ़ंत है पर इतनी रोचक है कि इसे छापना ज़रूरी था। कैंप ने अखबार हाथ से छोड़ दिया और सामने वाली दीवार को घूरने लगे। अखबार को लगता है कि यह मनगढ़ंत कहानी है। काश ये वाकई झूठी होती। उन्होंने फिर से अखबार उठाया और सारी खबरें दोबारा पढ़ी। लेकिन वो आवारा आदमी मार्वल इस सब में कहाँ से आ गया? आखिर ये उसका पीछा क्यों कर रहा था? वे अचानक सर्जरी वाली बेंच पर बैठ गए और बुदबुदाए, वो सिर्फ अदृश्य ही नहीं बल्कि पागल भी है। वो एक हत्यारा है। पूरी रात बीत गई। जब सुबह की हल्की रोशनी कमरे में फैलने लगी तब भी डॉक्टर कैम वहीं टहल रहे थे और इस अविश्वसनीय घटना को समझने की कोशिश कर रहे थे। वे इतने उत्तेजित थे कि उन्हें नींद ही नहीं आ रही थी। उनके नौकरों ने जब उन्हें इस हाल में देखा तो उन्हें लगा कि शायद रात भर पढ़ाई करने की वजह से डॉक्टर साहब ऐसे दिख रहे हैं। कैंप ने अपने नौकरों को अजीब लेकिन साफ निर्देश दिए, स्टडी रूम में 2 लोगों के लिए नाश्ता लगा दो और उसके बाद तुम लोग नीचे तहखाने या ज़मीनी मंजिल पर ही रहना, ऊपर मत आना। इसके बाद वे सुबह के ताज़ा अखबार का इंतज़ार करने लगे। जब अखबार आया तो उसमें खबरें तो बहुत थी पर कुछ नया नहीं था। बस पिछली शाम की घटनाओं की पुष्टि की गई थी और पोर्ट बर्डॉक की उस घटना का जिक्र था जो जॉली क्रिकेटर सराय में हुई थी। इससे कैंप को पूरी बात समझ में आ गई। अखबार में मार्वल का नाम भी था। मार्वल ने बयान दिया था, उसने, अदृश्य आदमी ने मुझे 24 घंटे अपना गुलाम बनाकर रखा।
इपिंग की कहानी में कुछ और बातें भी जुड़ी थी, जैसे कि कैसे अदृश्य आदमी ने गांव के टेलीग्राफ तार काट दिए थे ताकि कोई बाहर खबर न भेज सके। लेकिन अभी भी किसी को ये समझ नहीं आ रहा था कि उस आवारा मार्वल और अदृश्य आदमी का असली रिश्ता क्या था, क्योंकि मार्वल ने उन 3 किताबों और चुराए हुए पैसों के बारे में पुलिस को कुछ नहीं बताया था जो उसकी जेब में भरे थे। अब अखबारों में अविश्वास खत्म हो गया था। अब कोई इसे मजाक नहीं मान रहा था। पत्रकारों और जांचकर्ताओं की टीमें इस रहस्य को सुलझाने के लिए काम पर लग चुकी थी। कैंप ने अखबार की एक एक खबर को गौर से पढ़ा और अपनी नौकरानी को भेजकर सुबह के बाकी सारे अखबार भी मंगवा लिए। उन्होंने उन सबको भी बड़े ध्यान से पढ़ा। वे बुदबुदाए, वो अदृश्य है और ऐसा लगता है कि वो पागलपन के हद तक गुस्से में है। वो ना जाने क्या क्या कर सकता है, वो कितना खतरनाक हो सकता है। और अभी वो ऊपर वाले कमरे में किसी हवा की तरह आज़ाद बैठा है। आखिर मुझे क्या करना चाहिए? उनके मन में एक सवाल कौन था कि ग्रिफिन की जानकारी पुलिस को देना विश्वासघात होगा। फिर उन्होंने सोचा, नहीं, यह ज़रूरी है। वे कोने में रखी एक मेज़ के पास गए, एक चिट्ठी लिखनी शुरू की। पहली चिट्ठी जिन्होंने आधी लिख कर ही फाड़ दी। फिर दूसरी लिखी, उसे पढ़कर थोड़ा सोचा, फिर एक लिफाफे में डालकर उस पर पता लिखा, कर्नल लेडी पोर्ट बर्डा। अभी कैंप ये सब कर ही रहे थे कि ऊपर अदृश्य आदमी यानी ग्रिफिन जाग गया। वो बहुत ही बुरे मूड और गुस्से में उठा था। कैंप, जो हर छोटी हाथ पर कान लगाए बैठे थे, उन्हें ऊपर वाले कमरे में कदमों की भारी आवाज़ सुनाई दी। तभी एक कुर्सी के गिरने और हाथ धोने वाले स्टैंड का गिलास टूटने की ज़ोरदार आवाज़ आई। कैंप तुरंत ऊपर भागे और घबराकर बेडरूम का दरवाज़ा खटखटाया। अगला दृश्य, अध्याय 19। जब अदृश्य आदमी ने कैंप को अंदर आने दिया तो कैंप ने पूछा, क्या हुआ? वो आवाज़ कैसी थी? ग्रिफिन ने जवाब दिया, कुछ नहीं। लेकिन फिर भी वो टकराने की आवाज़ कैसी थी? कैंप ने फिर पूछा। अदृश्य आदमी बोला, मुझे गुस्सा आ गया था। मैं भूल गया था कि मेरे इस हाथ में चोट लगी है और हिलते ही इसमें तेज़ दर्द हुआ। कैंप ने कहा, लगता है तुम्हें बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। हाँ, आता है, ग्रिफिन ने स्वीकार किया। कैंप कमरे के अंदर गए और टूटे हुए कांच के टुकड़े उठाने लगे। उन्होंने खड़े होकर कहा, तुम्हारे बारे में सब कुछ अखबारों में आ चुका है। इपिंग की घटना और पहाड़ी के नीचे हुई लड़ाई, सब कुछ। अब दुनिया को पता चल गया है कि उनके बीच कोई अदृश्य इंसान घूम रहा है। लेकिन अभी तक किसी को ये नहीं पता कि तुम यहाँ मेरे घर में हो। यह सुनकर अदृश्य आदमी ने गुस्से में एक गाली दी। कैंप ने बात जारी रखी, तुम्हारा राज अब राज नहीं रहा। मुझे नहीं पता तुम्हारी आगे की क्या योजना है, पर मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। अदृश्य आदमी शांत होकर बिस्तर पर बैठ गया। कैंप ने जितना हो सके सहज बनने की कोशिश करते हुए कहा, ऊपर नाश्ता तैयार है। उन्हें यह देखकर राहत मिली कि उनका मेहमान नाश्ते के नाम पर खुशी खुशी उठ खड़ा हुआ। कैंप सीढ़ियों से होते हुए उसे अपने स्टडी रूम की ओर ले गए। रास्ते में कैंप ने कहा, इससे पहले कि हम कोई योजना बनाएं, मुझे तुम्हारी इस अदृश्यता के विज्ञान को थोड़ा और समझना होगा। ग्रिफिन खिड़की की तरफ एक घबराहट भरी नज़र डालने के बाद नाश्ते की मेज़ पर बैठ गया। कैंप के मन में एक पल के लिए फिर संदेह जागा कि क्या ये सब सच है। लेकिन जैसे ही उन्होंने देखा कि एक बिना सिर और हाथ वाला चोगा मेज़ पर बैठकर नैपकिन से अपने अदृश्य होठ पहुँच रहा है, तो उनके सारे शक दूर हो गए। ये एक चमत्कार जैसा था। ये बहुत आसान है और पूरी तरह सच भी। ग्रिफिन ने नैपकिन एक तरफ रखते हुए और अपने अदृश्य सिर को अदृश्य हाथ पर टिकाते हुए कहा। कैंप हंसे और बोले, तुम्हारे लिए ये आसान होगा, लेकिन मेरे लिए तो। हाँ, सही कहा। शुरू में मुझे भी ये बहुत अद्भुत लगा था, लेकिन अब, हे भगवान, अब तो हमें इससे भी बड़े काम करने हैं। मैंने सबसे पहले इस काम पर चेसलिस्टो में शुरू किया था। चेसलिस्टो? कैंप ने हैरानी से पूछा। लंदन छोड़ने के बाद मैं वहीं गया था। क्या तुम्हें पता था कि मैंने डॉक्टरी छोड़कर भौतिकी यानी फिज़िक्स की पढ़ाई शुरू कर दी थी? नहीं। खैर, मैंने ऐसे ही किया था। प्रकाश यानी लाइट के विषय ने मुझे अपनी ओर बहुत आकर्षित किया। अच्छा, प्रकाश का घनत्व, ये पूरा विषय पहेलियों से भरा है, लेकिन उन पहेलियों का हल मुझे धुंधला धुंधला दिखने लगा था। तब मैं सिर्फ 22 साल का था और जोश से भरा था। इसलिए मैंने तय किया कि मैं अपनी पूरी ज़िंदगी इसी रिसर्च को दे दूंगा। तुम्हें पता ही है 22 की उम्र में हम कितने बड़े बेवकूफ़ होते हैं। कैंप ने मजाक में कहा, तब भी बेवकूफ़ थे और शायद अब भी हूँ। ग्रिफिन ने बात जारी रखी, मैं एक गुलाम की तरह काम में जुट गया। मुश्किल से 6 महीने की मेहनत के बाद मुझे अचानक एक ऐसी बात पता चली जिसने मेरी आंखें खोल दी। मुझे रंगों और अपवर्तन अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन का एक सामान्य सिद्धांत मिल गया। एक ऐसा गणितीय सूत्र जिसे आम लोग या साधारण गणितज्ञ समझ ही नहीं सकते। उन किताबों में जो उस आवारा मार्वल ने छिपा रखी है, ऐसे ही कई चमत्कार लिखे हैं। वो कोई मामूली तरीका नहीं था, बल्कि एक ऐसा विचार था जिससे किसी भी ठोस या तरल चीज़ को हवा की तरह पारदर्शी बनाया जा सकता था, बिना उसके बाकी गुणों को बदले। ये आप तस्वीर में देख सकते हैं। वाह, कैंप ने कहा, ये सुनने में तो बहुत अजीब है, लेकिन मुझे अभी भी सब कुछ समझ नहीं आ रहा।
मैं मान सकता हूँ कि इस तरीके से किसी कीमती पत्थर की चमक गायब की जा सकती है, लेकिन एक इंसान का पूरी तरह अदृश्य हो जाना, ये तो नामुमकिन लगता है। यही तो असली बात है, ग्रिफिन ने कहा। ज़रा सोचो, हम किसी चीज़ को क्यों देख पाते हैं? क्योंकि वह चीज़ प्रकाश के साथ कुछ क्रिया करती है। कोई भी वस्तु या तो रोशनी को सोख लेती है, या उसे वापस भेज देती है, यानी रिफ्लेक्ट कर देती है, या उसे मोड़ देती है, यानी रिफ्रैक्ट कर देती है। अगर कोई चीज़ में इनमें से कुछ भी ना करे तो वो दिखाई ही नहीं देगी। यह है रिफ्लेक्शन, यह है डिफ्रैक्शन। मिसाल के तौर पर तुम्हें एक लाल डिब्बा इसलिए दिखता है क्योंकि वह रोशनी के बाकी रंगों को सोख लेता है और सिर्फ लाल रंग को तुम्हारी आंखों तक वापस भेजता है। अगर वह रोशनी को सोखने के बजाय पूरी तरह वापस भेज दे तो ये चांदी जैसा चमकदार सफ़ेद दिखेगा। एक हीरे का डिब्बा रोशनी को सोखता नहीं है, बल्कि उसे अलग अलग कोणों पर मोड़ता और चमकाता है, जिससे तुम्हें रोशनी का एक ढांचा से दिखाई देता है। कांच का डिब्बा हीरे जितना नहीं चमकता क्योंकि वह रोशनी को कम मोड़ता है, इसलिए तुम उसके आर पार देख सकते हो। अगर बहुत पतले और सादे कांच को कम रोशनी में रखा जाए तो उसे देख पाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वह ना तो रोशनी सोखता है और ना ही उसे ज़्यादा मोड़ता है। और अगर तुम उसी कांच के टुकड़े को पानी में डाल दो तो वो लगभग गायब हो जाएगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पानी और कांच का घनत्व लगभग एक जैसा होता है, जिससे रोशनी बिना मुड़े उसके पार निकल जाती है। वो हवा में मौजूद पारदर्शी गैस की तरह अदृश्य हो जाता है, और मेरा सिद्धांत भी बिल्कुल यही है। हाँ, कैंप ने कहा, यह बात तो समझ आती है। अब एक और हकीकत सुनो जिसे तुम भी सही मानोगे, ग्रिफिन ने आगे समझाया। कैंप, अगर कांच की एक शीट को पीस कर उसका चूरा बना दिया जाए तो वो हवा में पहले से कहीं ज़्यादा साफ दिखने लगता है। वो एक सफ़ेद पाउडर जैसा दिखने लगता है जिसे आर पार नहीं देखा जा सकता। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि चूरा बनने से कांच की सतहें बढ़ जाती हैं, जिनसे रोशनी टकराकर हर दिशा में मुड़ने और चमकने लगती है। लेकिन अगर उसी सफ़ेद कांच के पाउडर को तुम पानी में मिला दो तो वो तुरंत गायब हो जाएगा, क्योंकि कांच के उस पाउडर और पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लगभग एक जैसा होता है। यानी रोशनी एक से दूसरे में जाते समय न मुड़ती है और न ही टकरा कर वापस आती है। सीधी बात यह है कि किसी भी पारदर्शी चीज़ को उसके बराबर के अपवर्तनांक वाले माध्यम में रखने पर वह अदृश्य हो जाती है। अब ज़रा सोचो, अगर हम हवा में ही कांच के चूरे का अपवर्तनांक घटाकर हवा के बराबर कर दें तो वह हवा में भी गायब हो जाएगा, क्योंकि तब रोशनी कांच से हवा में जाते समय बिल्कुल भी नहीं मुड़ेगी। जी हाँ, ये तो ठीक है, कैम ने टोकते हुए पूछा, सॉरी कहा। लेकिन इंसान कोई पिसा हुआ कांच तो नहीं है। नहीं, ग्रिफिन ने जवाब दिया, इंसान तो कांच से भी ज़्यादा पारदर्शी है। बकवास, कैंप चिल्लाया। एक डॉक्टर होकर तुम ऐसी बात कर रहे हो? क्या 10 साल में ही तुम अपनी फिजिक्स भूल गए? ज़रा उन चीज़ों के बारे में सोचो जो पारदर्शी होती हैं लेकिन फिर भी हमें सफ़ेद दिखती हैं। कागज़ को ही ले लो, वो पारदर्शी रेशों से बना होता है। वो हमें सफ़ेद और अपारदर्शी सिर्फ इसलिए दिखता है क्योंकि उसके रेशों के बीच हवा होती है, जो रोशनी को टकराकर वापस भेजती है। ठीक वैसे ही जैसे कांच का चूरा सफ़ेद दिखता है। लेकिन अगर तुम सफ़ेद कागज़ पर तेल लगा दो तो रेशों के बीच की खाली जगह तेल से बढ़ जाती है। फिर रोशनी टकराने के बजाय सीधे पार निकल जाती है, और कागज़ कांच की तरह पारदर्शी हो जाता है। सिर्फ कागज़ ही नहीं, बल्कि रुई, ऊन, लकड़ी, यहाँ तक कि इंसान की हड्डियाँ, मांस, नसें और नाखून भी रंगहीन और पारदर्शी ऊतकों से बने होते हैं। अगर खून का लाल रंग और बालों का काला रंग हटा दिया जाए तो इंसान का पूरा शरीर पारदर्शी है। जीवित प्राणियों के रेशे पानी से ज़्यादा अपारदर्शी नहीं होते। हे भगवान, कैम चिल्लाया, बिल्कुल सही। मैं तो कल रात ही समुद्री जेलीफिश और छोटे पारदर्शी जीवों के बारे में सोच रहा था। अब तुम मुझे समझे, ग्रिफिन ने कहा। यह सब मुझे 6 साल पहले ही समझ आ गया था, लेकिन मैंने इसे राज रखा। मुझे बहुत मुश्किलों में काम करना पड़ा। मेरे प्रोफेसर दूसरों के विचार चुराने में माहिर थे, इसलिए मैंने अपना काम कभी छपवाया ही नहीं। मैं अकेले मेहनत करता रहा ताकि एक दिन दुनिया को हैरान कर दूं और रातों रात मशहूर हो जाऊं। इसी दौरान मैंने शरीर के रंगों यानी पिगमेंट्स पर रिसर्च की, और अचानक मुझे एक बड़ी कामयाबी मिली। वो क्या? कैंप ने पूछा। मुझे एक ऐसा तरीका मिल गया जिससे खून के लाल रंग को सफ़ेद यानी रंगहीन बनाया जा सकता है, और उसके बावजूद खून शरीर में अपना सारा काम पहले की तरह ही करता रहता है। ये सुनकर कैंप के मुंह से अविश्वास और हैरानी की एक चीख निकल गई। अदृश्य आदमी उठा और छोटे से कमरे में इधर उधर टहलने लगा। तुम्हें शायद हैरानी हो रही होगी, मुझे वो रात आज भी याद है। रात काफ़ी बीत चुकी थी। दिन में तो बेवकूफ़ छात्रों की वजह से बहुत परेशानी होती थी, इसलिए मैं अक्सर सुबह होने तक काम करता था। अचानक वह विचार मेरे दिमाग में बिजली की तरह कौंधा। मैं बिल्कुल अकेला था। लैब में सन्नाटा था और लैब की रोशनी खामोशी से जल रही थी। मेरे जीवन के सभी बड़े पलों में मैं हमेशा अकेले ही रहा हूँ। तभी मैंने सोचा, कोई भी किसी जानवर या उसके शरीर के अंगों को पारदर्शी बना सकता है, उसे गायब किया जा सकता है। अगर रंगों को हटा दिया जाए तो मैं खुद भी अदृश्य हो सकता हूँ। जैसे ही मुझे एहसास हुआ कि एक एल्बिनो यानी पैदाइशी सफ़ेद रंग वाला व्यक्ति होने के नाते मेरे लिए कितना आसान है, तो मैं दंग रह गया। यह अद्भुत था। मैंने अपना काम बीच में ही छोड़ा और खिड़की से बाहर तारों को देखने लगा। मैंने फिर से दोहराया, मैं अदृश्य हो सकता हूँ।
यह जादू से भी बढ़कर था। मैंने उसी पल एक अदृश्य इंसान की ताकत और आज़ादी के बारे में सोचा। सारे रहस्य, सारी शक्तियाँ और बेमिसाल आज़ादी। मुझे इसमें कोई बुराई नज़र नहीं आई। ज़रा सोचो, मैं जो एक मामूली कॉलेज में मूर्ख छात्रों को पढ़ाने वाला एक गरीब और फटेयाल टीचर था, अचानक दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बन सकता था। कैंप, मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या तुम मेरी जगह होते तो इस शोध में खुद को नहीं झोंक देते? मैंने 3 साल तक पागलों की तरह मेहनत की। हर मुश्किल को पार करने के बाद एक नई मुश्किल खड़ी हो जाती थी। अनगिनत छोटी छोटी बातें और ऊपर से वे प्रोफेसर जो हमेशा ताक झाँक करते रहते थे। तुम अपनी ये खोज कब छपवाओगे? वे हमेशा यही पूछते रहते थे। कॉलेज में संसाधनों की भी कमी थी। 3 साल तक गुप्त रूप से काम करने और इतनी परेशानियां झेलने के बाद मुझे समझ आया कि इसे पूरा करना नामुमकिन है। कैंप ने पूछा, लेकिन क्यों? अदृश्य आदमी ने खिड़की के बाहर देखते हुए जवाब दिया, पैसा। पैसों की कमी थी। वह अचानक कैंप की तरफ मुड़ा और बोला, मैंने उस बूढ़े आदमी को लूट लिया। मैंने अपने खुद के पिता के पैसे चोरी कर लिए। कैंप सन्न रह गया। अदृश्य आदमी ने ठंडी आवाज़ में कहा, वो पैसा उसका अपना नहीं था, वह किसी और की अमानत थी, और दुख के मारे उसने खुद को गोली मार ली। अध्याय 20। कैंप कुछ देर तक चुपचाप बैठा रहा और खिड़की के पास खड़े उस बिना सिर वाले इंसान की पीठ को देखता रहा। तभी अचानक एक विचार आने पर वह उठा और अदृश्य व्यक्ति का हाथ पकड़कर उसे खिड़की से दूर ले आया। कैंप ने कहा, तुम थके हुए हो, जब तक मैं यहाँ बैठा हूँ तुम आराम करो, मेरी कुर्सी पर बैठ जाओ। ऐसा कहते हुए कैंप जानबूझकर ग्रिफिन और खिड़की के बीच में हो गया, ताकि बाहर से कोई उसे देख ना सके या वो बाहर ना देख पाए। ग्रिफिन कुछ देर चुप रहा और फिर अचानक बोलने लगा, जब ये सब हुआ तब तक मैं चेसलिस्टो छोड़ चुका था। ये पिछले दिसंबर की बात है। मैंने लंदन की एक बस्ती में एक बड़े और पुराने मकान में एक खाली कमरा किराए पर लिया था। जल्दी वह कमरा उन मशीनों और सामानों से भर गया जिन्हें मैंने अपने पिता के पैसों से खरीदा था। मेरा काम तेज़ी से और कामयाबी के साथ पूरा होने वाला था। मैं उस इंसान की तरह था जो घने जंगल से बाहर निकलने ही वाला हो कि तभी उसके सामने कोई भयानक हादसा हो जाए। मैं उन्हें यानी अपने पिता को दफनाने गया। उस वक्त भी मेरा दिमाग सिर्फ अपनी रिसर्च में डूबा था। मैंने अपनी छवि सुधारने और उन्हें बचाने की ज़रा भी कोशिश नहीं की। मुझे उनका अंतिम संस्कार याद है। वो सस्ती सी अर्थी, सादा सा कार्यक्रम और बर्फीली हवा वाली वह पहाड़ी। उनके कॉलेज के एक पुराने दोस्त, जो कि एक झुके हुए और बीमार बूढ़े आदमी थे, उन्होंने उनके लिए प्रार्थना पढ़ी थी। मुझे याद है मैं उस खाली घर की ओर वापस जा रहा था। वो जगह जो कभी एक गांव थी, अब उसे घटिया मिस्त्रियों ने एक बदसूरत कस्बे में बदल दिया था। हर तरफ गंदगी और मलबे के ढेर थे। मुझे याद है कि मैं एक दुबला पतला आदमी उस फिसलन भरे फुटपाथ पर चल रहा था। मुझे उस जगह की दिखावटी इज्जत और व्यापारिक माहौल से एक अजीब सी नफरत और अलगाव महसूस हो रहा था। मुझे अपने पिता की मौत का ज़रा भी दुख नहीं हुआ। मुझे तो ऐसा लगा कि वे अपनी ही बेवकूफ़ी भरी भावनाओं के शिकार हुए थे। समाज के रिवाजों की वजह से मेरा उनके अंतिम संस्कार में जाना ज़रूरी था, पर मेरा वन वहाँ नहीं था। लेकिन जब मैं वहाँ की मुख्य सड़क पर चल रहा था तो पल भर के लिए मेरी पुरानी ज़िंदगी मेरी आंखों के सामने आ गई। मेरी मुलाकात उस लड़की से हुई जिसे मैं 10 साल पहले से जानता था। हमारी नज़रें मिली और न जाने क्यों मेरा मन हुआ कि मैं मुड़कर उससे बात करूं। वो बहुत ही साधारण सी लड़की थी। पुरानी जगहों की वह यात्रा किसी धुंधले सपने जैसी थी। तब मुझे ना तो अकेलापन लगा और ना ही ऐसा लगा कि मैं दुनिया से कट गया हूँ। मुझे ये तो एहसास हुआ कि मेरे अंदर संवेदनाएं ख़त्म हो गई हैं। लेकिन मैंने सोचा कि शायद ये दुनिया है ही ऐसी। अपने लंदन वाले कमरे में वापस आना मेरे लिए हकीकत में लौटने जैसा था। वहाँ वे सारी चीज़ें थी जिनसे मुझे प्यार था। मेरे यंत्र, मेरे अधूरे प्रयोग और मेरी लैब। अब बस छोटी मोटी बारीकियों पर काम करना बाकी रह गया था। कैंप, मैं तुम्हें जल्दी इसके पीछे का पूरा विज्ञान समझाऊंगा। अभी उस पर गहराई से बात करने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादातर सूत्र उन किताबों में लिखे हैं जिन्हें उस आवार मार्वल ने छिपा रखा है। हमें उन किताबों को हर हाल में वापस पाना होगा। मोटे तौर पर समझाऊं तो सबसे ज़रूरी हिस्सा था उस पारदर्शी चीज़ को अदृश्य कंपन पैदा करने वाली दो मशीनों के बीच में रखना। नहीं, वे एक्सरे यानी रोंटजन किरणें नहीं थी। मुझे नहीं पता कि मेरी उन किरणों के बारे में किसी ने आज तक लिखा भी है या नहीं। मुझे दो छोटे डायनमो की ज़रूरत थी जिन्हें मैंने एक सस्ते गैस इंजन से चलाया। मेरा पहला सफल प्रयोग सफ़ेद ऊन के एक टुकड़े पर था। उसे रोशनी के बीच सफ़ेद चमकते हुए देखना, फिर धीरे धीरे धुएं की तरह गायब होते देखना दुनिया का सबसे अनोखा अनुभव था। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि मैंने कर दिखाया। मैंने उस खाली जगह में हाथ डाला जहाँ ऊन का टुकड़ा रखा था। वो पहले जैसे ही ठोस महसूस हो रहा था। मैंने उसे उठाया और ज़मीन पर फेंक दिया, जिसके बाद उसे दोबारा ढूंढना भी मुश्किल हो गया क्योंकि वह दिखाई नहीं दे रहा था। फिर एक अजीब बात हुई। मुझे पीछे से बिल्ली के म्याऊं करने की आवाज़ आई। खिड़की के बाहर पानी की टंकी पर एक दुबली पतली और गंदी सफ़ेद बिल्ली बैठी थी। मेरे मन में एक विचार आया। मैंने खिड़की खोली और उसे प्यार से पुकारा। वो गुर्राती हुई अंदर आई। बेचारी भूखी थी। मैंने उसे थोड़ा दूध दिया। फिर वह कमरे को सूंघने लगी। वह उस अदृश्य कपड़े को देखकर परेशान थी जिसे वो देख तो नहीं सकती थी, पर उसे उसका एहसास हो रहा था। खैर, मैंने उसे अपने बिस्तर के तकिए
पर सुला दिया और उसे चाटने के लिए थोड़ा मक्खन दिया। कैंप ने पूछा, तो क्या तुमने उस पर भी अपना प्रयोग किया? हाँ, मैंने उसे अपनी मशीन में रखा। लेकिन कैंप, किसी बिल्ली को दवा देना और उसे काबू करना कोई आसान काम नहीं है, और वह प्रयोग पूरी तरह सफल नहीं रहा। असफल? पर क्यों? दो चीज़ें रह गई थी। एक तो उसके पंजे और दूसरा वह चमकदार हिस्सा जो बिल्ली की आंखों के पीछे होता है। उसे क्या कहते हैं? कैंप ने कहा, टैपेटम। हाँ वही, वो गायब नहीं हुआ। मैंने उसके खून का रंग उड़ाने की दवा दी थी और उसे अफीम खिलाकर सुला दिया। फिर मैंने बिल्ली और उस तकिए को अपनी मशीन के बीच रख दिया। धीरे धीरे सब कुछ धुंधला हुआ, फिर ओझल हो गया, लेकिन उसकी आंखों के पीछे के वे दो छोटे हिस्से भूतों की तरह हवा में तैरते नजर आए। ये तो बहुत ही अजीब है, कैंप ने कहा। मैं इस बात को समझ नहीं पा रहा था। बिल्ली को पट्टियों से जकड़ा गया था ताकि वह सुरक्षित रहे, लेकिन वह बेहोशी में ही जग गई और दर्द भरी आवाज़ में म्याऊं म्याऊं करने लगी। ठीक उसी समय किसी ने मेरा दरवाज़ा खटखटाया। वो नीचे रहने वाली एक बूढ़ी औरत थी, एक शराबी बुढ़िया जिसकी दुनिया में उस सफ़ेद बिल्ली के अलावा और कोई नहीं था। उसे शक था कि मैं किसी जानवर को काट रहा हूँ। मैंने तुरंत क्लोरोफॉर्म निकाला, बिल्ली को सुंघाया और दरवाज़ा खोला। उसने पूछा, क्या मैंने यहाँ बिल्ली की आवाज़ सुनी? मेरी बिल्ली? मैंने बड़े प्यार से कहा, नहीं, यहाँ तो कोई बिल्ली नहीं है। उसे मुझ पर शक था और वह मेरे पीछे कमरे में झांकने लगी। जाहिर है उसे मेरा कमरा अजीब लगा होगा। खाली दीवारें, बिना पर्दों वाली खिड़कियाँ, बिखरा हुआ बिस्तर, गैस इंजन की थरथराहट, हवा में क्लोरोफॉर्म की वह तीखी गंध। खैर, आखिर में वो मान गई और चली गई। कैंप ने पूछा, बिल्ली को गायब होने में कितना समय लगा? करीब 3 या 4 घंटे। उसकी हड्डियाँ, नसें और चर्बी सबसे आखिर में पारदर्शी हुई। जैसा कि मैंने बताया, उसकी आंखों का वह चमकीला हिस्सा, पिछला हिस्सा बिल्कुल गायब नहीं हुआ। काम पूरा होने से पहले ही रात हो गई थी। अब कमरे में उन दो चमकती आंखों और पंजों के अलावा कुछ भी नहीं दिख रहा था। मैं थक चुका था, इसलिए इंजन बंद किया और उस अदृश्य बिल्ली को अदृश्य तकिए पर छोड़कर सोने चला गया। पर मुझे नींद नहीं आ रही थी। मेरा दिमाग उसी प्रयोग में उलझा था। मुझे डरावने सपने आ रहे थे कि मानो सब कुछ गायब हो रहा है, मैं हवा में गिर रहा हूँ। रात के करीब 2 बजे बिल्ली फिर से म्याऊं म्याऊं करने लगी। मैंने उसे चुप कराने की कोशिश की, पर वो नहीं मानी। फिर मैंने उसे बाहर निकालने का फैसला किया। जैसे ही मैंने लाइट जलाई, वो नज़ारा देखकर मैं दहल गया। हवा में सिर्फ दो हरी आंखें चमकती नजर आ रही थीं और उनके पास आसपास कुछ भी नहीं था। मैं उसे दूध देना चाहता था, पर दूध खत्म हो चुका था। वो चुप होने के बजाय दरवाजे पर बैठकर चिल्लाने लगी। मैंने उसे पकड़कर खिड़की से बाहर फेंकने की कोशिश की, पर वह मेरे हाथों से फिसल कर कहीं गायब हो गई और कमरे के अलग अलग कोने से उसकी आवाज़ें आने लगीं। आखिरकार मैंने खिड़की खोली और उसे डराकर बाहर भगाया। उसके बाद मैंने उसे फिर कभी नहीं देखा। फिर पता नहीं क्यों मेरा मन बार बार अपने पिता के अंतिम संस्कार और उस बर्फीली पहाड़ियों की यादों में खो जाता था। मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैं कमरा बंद करके सुबह सुबह गलियों में निकल गया। कैंप ने हैरानी से पूछा, तुम्हारा मतलब है कि वह अदृश्य बिल्ली अब भी बाहर कहीं खुलेआम घूम रही है? अदृश्य आदमी ने कहा, अगर किसी ने उसे मारा नहीं होगा तो बिल्कुल घूम रही होगी, क्यों नहीं? हाँ क्यों नहीं, कैंप बोले। मेरे टोकने का कोई मतलब नहीं था, तुम अपनी बात जारी रखो। शायद वो मर चुकी है, अदृश्य आदमी ने कहा। मुझे बस इतना पता है कि प्रयोग के 4 दिन बाद तक वह जिंदा थी। मैंने ग्रेट टिट्सफील्ड स्ट्रीट में एक नाली के पास भीड़ देखी थी, जो ये समझने की कोशिश कर रही थी कि आखिर ये म्याऊं म्याऊं की आवाज़ आ कहाँ से रही है। करीब 1 मिनट तक चुप रहा, फिर अचानक बोला, मुझे वो सुबह अच्छी तरह याद है जब मैंने खुद को बदलने का फैसला किया था। मैं ग्रेट पोर्टलैंड स्ट्रीट की तरफ गया। मुझे याद है कि मैंने सैनिकों के बैरक से बाहर आते देखा और फिर मैं प्रिम रोज़ हिल की चोटी पर पहुंच गया। वो जनवरी का एक साफ और धूप वाला दिन था। मेरा थका हुआ दिमाग ये समझने की कोशिश कर रहा था कि अब आगे क्या करना है। मुझे अचरज हो रहा था कि जब मेरी मंजिल बिल्कुल करीब थी, तब भी उसे पाना कितना नामुमकिन लग रहा था। असल में मैं पूरी तरह टूट चुका था। 4 साल की लगातार मेहनत और तनाव ने मुझे भावनाओं से खाली कर दिया था। मैं एकदम सुन पड़ गया था। मैंने अपने अंदर उस पुराने जोश को जगाने की कोशिश की, जिसकी वजह से मैंने अपने पिता तक को नहीं छोड़ा था, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। मुझे समझ आ गया था कि यह सब नींद की कमी और बहुत ज़्यादा काम की वजह से हो रहा है। मुझे लगा कि आराम या दवाइयों से मेरी ताकत वापस आ जाएगी। मेरे दिमाग में बस एक ही धुन सवार थी कि ये काम पूरा करना ही है, क्योंकि मेरे पास पैसे लगभग ख़त्म हो रहे थे। मैंने पहाड़ी पर खेल रहे बच्चों और उन्हें देख रही लड़कियों की तरफ गौर किया और ये सोचने लगा कि एक अदृश्य इंसान के बाद दुनिया में कितनी गजब की शक्तियाँ और फ़ायदे होंगे। कुछ देर बाद मैं रेंगते हुए घर पहुंचा, थोड़ा खाना खाया और स्ट्राइकिन की एक अच्छी खुराक ली। फिर अपने अस्त व्यस्त बिस्तर पर कपड़ों समेत ही सो गया। कैंप, स्ट्राइकिन एक शानदार टॉनिक है। यह शरीर की सुस्ती को झटके में दूर कर देता है। कैंप ने टोकते हुए कहा, यह तो जहर है। ये बोतल में बंद किसी शैतान जैसी खतरनाक है। ग्रिफिन ने बात जारी रखी, जब मैं जागा तो खुद को बहुत तरोताज़ा लेकिन थोड़ा चिड़चिड़ा महसूस कर रहा था। तभी मेरे दरवाजे पर दस्तक हुई। वो मेरा मकान मालिक था, जो धमकियां दे रहा था और सवाल पूछ रहा था।
वो एक बूढ़ा यहूदी आदमी था जिसने लंबा कोट और घिसे हुए चप्पल पहन रखे थे। उसे पूरा यकीन था कि रात में मैंने ही उस बुढ़िया की बिल्ली को तड़पाया था। वह सब कुछ जानने पर अड़ा था, क्योंकि इस देश में जानवरों पर प्रयोग करने के खिलाफ कानून बहुत सख्त है, और उसे डर था कि कहीं वह भी ना फंस जाए। मैंने साफ मना कर दिया कि कोई बिल्ली यहाँ नहीं है। फिर उसने शिकायत की कि छोटे इंजन यानी गैस इंजन की थरथराहट पूरे घर में महसूस हो रही थी। उसकी बात सच थी। वो कमरे के अंदर घुस आया और अपने चश्मे के पीछे से चारों ओर झांकने लगा। अचानक मेरे मन में डर बैठ गया कि कहीं वो मेरा कोई राज न चुरा ले। मैं मशीनों और उसके बीच में खड़ा हो गया ताकि वो कुछ देख ना सके, लेकिन इससे उसकी जिज्ञासा और बढ़ गई। वो सवाल करने लगा, मैं क्या कर रहा हूँ? मैं हमेशा अकेला छुपकर क्यों रहता हूँ? क्या ये कानूनी है? क्या ये खतरनाक है? उसने कहा कि मैं तो मामूली किराया देता हूँ और उसका घर हमेशा से बहुत इज्जतदार रहा है। अचानक मेरा गुस्सा फूट पड़ा। मैंने उसे बाहर जाने को कहा, पर वो विरोध करने लगा और कहने लगा कि मालिक होने के नाते उसे अंदर आने का हक है। पल भर में मैंने उसका कॉलर पकड़ा। उसके कपड़े फटने की आवाज़ आई और मैंने उसे ढकेल कर बाहर फेंक दिया। मैंने दरवाज़ा ज़ोर से बंद करके ताला लगा दिया और कांपते हुए वहीं बैठ गया। उसने बाहर काफ़ी हंगामा किया, पर मैंने ध्यान नहीं दिया। थोड़ी देर बाद वो वहाँ से चला गया। लेकिन अब मामला गंभीर हो गया था। मुझे नहीं पता था कि वह मकान मालिक क्या कदम उठाएगा या उसके पास क्या कानूनी अधिकार है। नया कमरा ढूंढने का मतलब था काम में देरी होना। मेरे पास बमुश्किल 20 पाउंड बचे थे और मैं नया ठिकाना ढूंढने का खर्च नहीं उठा सकता था। लेकिन गायब हो जाना, यह विचार बहुत लुभावना था। अगर जांच होती तो मेरा कमरा खाली करा लिया जाता। अपनी मेहनत को मंजिल पर पहुंचने से ठीक पहले बर्बाद होते देख मैं गुस्से से भर गया। मैंने अपनी 3 नोटबुक और चेकबुक उठाई, जो अब उस आवारा मार्वल के पास है, और उन्हें पास के डाकघर से ग्रेट पोर्टलैंड स्ट्रीट भिजवा दिया। जब मैं वापस लौट रहा था तो मैंने देखा कि मकान मालिक चुपचाप ऊपर जा रहा था। जब मैं उसकी तरफ बढ़ा तो वह डर के मारे सीढ़ियों पर जिस तरह कूदा, उसे देखकर तो मैं हंसी आ जाती। उसने मुझे घूर कर देखा और मैंने अपना दरवाज़ा इतनी ज़ोर से बंद किया कि पूरा घर हिल गया। मैंने उसके कदमों की आहट सुनी। वो मेरे कमरे के पास रुका, हिचकिचाया, फिर नीचे चला गया। इसके बाद मैं तुरंत अपनी अंतिम तैयारी में जुट गया। उस शाम और रात तक सब कुछ तैयार हो चुका था। मैं अभी भी खून का रंग उड़ाने वाली दवाओं के नशे और सुस्ती में बैठा था। तभी दरवाजे पर फिर से दस्तक हुई। कोई बार बार आ रहा था और दरवाज़ा खटखटा रहा था। किसी ने दरवाजे के नीचे से एक नीला कागज़ यानी कानूनी नोटिस अंदर डालने की कोशिश की। मैं चिढ़कर उठा और झटके से दरवाज़ा खोल दिया। अब क्या है? मैंने चिल्लाकर कहा। वो मेरा मकान मालिक था, जो हाथ में बेदखली का नोटिस लिए खड़ा था। जैसे ही उसने नोटिस मेरी तरफ बढ़ाया, उसकी नज़र मेरे हाथों पर पड़ी जो अजीब दिख रहे थे, और फिर उसने मेरा चेहरा देखा। एक पल के लिए वह हक्का बक्का रह गया। फिर उसके मुंह से एक चीख निकली। उसने मोमबत्ती और कागज़ दोनों गिरा दिए और अंधेरे गलियारे से होता हुआ सीढ़ियों की तरफ भागा। मैंने दरवाज़ा बंद किया, ताला लगाया और आईने के सामने जाकर खड़ा हो गया। तब मुझे समझ आया कि वह इतना डर क्यों गया था। मेरा चेहरा एकदम सफ़ेद पड़ चुका था, जैसे सफ़ेद पत्थर। लेकिन वो सब तो बहुत भयानक था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इसमें इतनी तकलीफ़ होगी। वो पूरी रात असहनीय दर्द, बीमारी और बेहोशी में बीती। ऐसा लग रहा था जैसे मेरी चमड़ी और पूरा शरीर आग में जल रहा हो। लेकिन मैं दांत भींचकर वहीं पड़ा रहा। अब मुझे समझ आया कि वो बिल्ली तब दर्द के मारे क्यों रो रही थी। अच्छा हुआ कि मैं उस कमरे में अकेला था और कोई मेरी देखभाल करने वाला नहीं था। मैं कई बार दर्द से सिसकता और कराहता था, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। फिर मैं बेहोश हो गया। जब होश आया तो चारों तरफ अंधेरा था। दर्द अब कम हो गया था। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मैं खुद को ख़त्म कर रहा हूँ, लेकिन मुझे इसकी परवाह नहीं थी। मैं उस सुबह को और उस डर को कभी नहीं भूल सकता जब मैंने देखा कि मेरे हाथ धुंधले कांच की तरह हो गए थे। जैसे जैसे दिन बीतता गया वे और भी साफ और पतले होते गए, यहाँ तक कि जब मैं अपनी पारदर्शी पलकें बंद करता तब भी मैं उनके आर पार कमरे की चीज़ें देख सकता था। मेरा शरीर कांच जैसा हो गया। हड्डियाँ और नसें धुंधली होकर गायब हो गईं। सबसे आखिर में सफ़ेद नसें गायब हुई। अंत में सिर्फ नाखूनों के सफ़ेद सिरे और उंगलियों पर तेज़ाब का एक भूरा डब्बा ही बचा रहा। मैं किसी तरह उठा। शुरू में मैं एक लाचार बच्चे की तरह था, क्योंकि मुझे अपने अंग दिखाई नहीं दे रहे थे जिनसे मैं चल रहा था। मुझे बहुत भूख लगी थी और कमज़ोरी महसूस हो रही थी। मैं आईने के सामने गया और वहाँ अपने खालीपन को घूरने लगा। बस मेरी आंखों के पीछे एक कोहरे जैसा हल्का सा धुंधलापन बचा था। मुझे सहारा लेने के लिए मेज़ को पकड़ना पड़ा और मैंने अपना सिर आईने पर टिका दिया। ये मेरी मजबूत इच्छा शक्ति ही थी जिसकी वजह से मैं खुद को घसीट कर अपनी मशीन तक ले गया और उस प्रक्रिया को पूरा किया। दोपहर होने से पहले मैं सो गया और रोशनी से बचने के लिए अपनी आंखों पर चादर ओढ़ ली। दोपहर में फिर से दरवाजे पर दस्तक हुई, जिससे मेरी नींद खुली। अब मुझ में थोड़ी ताकत आ गई थी। मैंने ध्यान से सुना तो बाहर से फुसफुसाहटें आ रही थीं। मैं तुरंत खड़ा हुआ और बिना आवाज़ किए अपनी मशीन के टुकड़े अलग अलग करके कमरे में बिखेर दिए ताकि किसी को शक न हो। बाहर मकान मालिक और 2 और लोगों की आवाज़ें आ रही थीं। मैंने समय पाने के लिए उन्हें अंदर से जवाब दिया।
फिर मैंने अदृश्य कपड़ा और तकिया उठाया और खिड़की खोलकर उन्हें बाहर पानी की टंकी पर फेंक दिया। जैसे ही मैंने खिड़की खोली, दरवाजे पर एक ज़ोरदार धमाका हुआ। मकान मालिक और उसके लोग ताला तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कुछ दिन पहले जो मजबूत कुंडी मैंने लगाई थी, उसने उन्हें रोक दिया। मैं चौंक गया और डर के मारे मेरे हाथ कांपने लगे, पर मैंने जल्दी जल्दी अपना काम जारी रखा। मैंने कमरे के बीच में कुछ कागज़, भूसा और पैकिंग पेपर इकट्ठे किए और गैस चालू कर दी। दरवाजे पर प्रहार और भी तेज़ हो गए। गुस्से और घबराहट में मुझे माचिस नहीं मिल रही थी। मैं दीवार पर हाथ पटकने लगा। आखिर में मैंने गैस धीमी की और खिड़की से बाहर निकलकर पानी की टंकी के ढक्कन पर बैठ गया। मैंने धीरे से खिड़की का शीशा नीचे गिर कर दिया। अब मैं सुरक्षित अदृश्य था, पर गुस्से से कांप रहा था। अगले ही पल दरवाज़ा टूट गया। वे सब कमरे के अंदर थे। वो मकान मालिक, उसके दो जवान बेटे थे। उनके पीछे वह शराबी बुढ़िया भी कमरे में घुसी। तुम अंदाज़ा लगा सकते हो कि खाली कमरा देखकर उन्हें कितनी हैरानी हुई होगी। एक लड़का दौड़कर खिड़की के पास आया और बाहर झांकने लगा। उसकी आंखें और उसका दाढ़ी वाला चेहरा मेरे चेहरे से सिर्फ 1 फुट की दूरी पर था। मेरा मन किया कि उसके बेवकूफ़ चेहरे पर एक मुक्का जड़ दूं, पर मैंने खुद को रोक लिया। वो खिड़की से बाहर देख रहा था और बाकी लोग भी वहीं आकर बाहर घूरने लगे, पर उन्हें कुछ नहीं दिखा। बूढ़ा मकान मालिक बिस्तर के नीचे झांकने लगा और फिर वे सब अलमारी की ओर दौड़े। वे अपनी भाषा में अजीब तरीके से बहस करने लगे। उन्हें लगा कि शायद उनकी कल्पना ने उन्हें धोखा दिया है, और मैंने उन्हें कोई जवाब नहीं दिया था। उन्हें परेशान देखकर मेरा गुस्सा शांत होने लगा और मुझे बड़ी खुशी महसूस हुई। वो बुढ़िया इधर उधर किसी जासूस की तरह देख रही थी और मेरे राज समझने की कोशिश कर रही थी। बूढ़ा आदमी कहने लगा कि मैं ज़रूर जानवरों पर प्रयोग करने वाला कोई आदमी हूँ। उसके बेटों ने कहा कि नहीं, मैं एक बिजली का काम करने वाला इलेक्ट्रीशियन हूँ, क्योंकि कमरे में मशीनें और तार बिखरे पड़े थे। वे सब मेरे गायब होने से घबराए हुए थे। तभी पड़ोस में रहने वाला एक सब्जी वाला भी वहाँ पहुँचा, और वे सब मिलकर अजीबोगरीब बातें करने लगे। मुझे डर था कि अगर मेरी मशीनें किसी समझदार इंसान के हाथ लग गईं तो मेरा सारा राज खुल जाएगा। इसलिए मौका मिलते ही मैं वापस कमरे के अंदर गया और एक भारी डंडे से अपने डायनमो और मशीनों को तोड़ दिया। जब वे लोग इस अचानक हुई तोड़फोड़ का कारण समझने की कोशिश कर रहे थे, मैं चुपके से कमरे से बाहर निकलकर नीचे की मंजिल पर आ गया। मैं नीचे एक कमरे में छिपकर उनके आने का इंतजार करने लगा। वे लोग ऊपर बहस कर रहे थे और इस बात से थोड़े निराश थे कि उन्हें कमरे में कोई भयानक चीज़ नहीं मिली। फिर मैं चुपके से माचिस लेकर ऊपर गया और कागज़ों के उस ढेर में आग लगा दी। मैंने कुर्सियों और बिस्तर भी आग के हवाले कर दिए और गैस की नली खोल दी, ताकि आग तेज़ी से फैले। उस कमरे को आखिरी बार देखते हुए मैं वहाँ से हमेशा के लिए निकल गया। कैंप ने चौंक कर पूछा, इसका मतलब तुमने पूरे घर में आग लगा दी? हाँ, मैंने घर फूंक दिया। अपने पीछे के सारे सबूत मिटाने का यही एक रास्ता था, और वैसे भी उस घर का बीमा तो रहा ही होगा। मैंने चुपके से सामने के दरवाजे की कुंडी खोली और गली में निकल आया। मैं अब पूरी तरह अदृश्य था। मुझे पहली बार एहसास होने लगा था कि शक्ति ने मुझे कितनी बड़ी ताकत दे दी है। मेरा दिमाग अब उन सभी खतरनाक और अनोखे कामों की योजनाओं से भरा हुआ था जिन्हें करने के लिए मैं पूरी तरह आज़ाद था। अध्याय 21। सीढ़ियों से नीचे उतरते समय मुझे एक ऐसी दिक्कत हुई जिसका मैंने अंदाज़ा भी नहीं लगाया था। मुझे अपने पैर नहीं दिख रहे थे, इसलिए मैं 2 बार लड़खड़ा गया, और दरवाजे की कुंडी खोलने में भी मुझे बड़ी हिचकिचाहट हुई। खैर, नीचे की तरफ न देखकर मैं समतल ज़मीन पर ठीक ठाक चलने लगा। सच कहूँ तो मेरा मूड बहुत शानदार था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे अंधों के शहर में कोई आंखों वाला इंसान आ गया हो, जिसके पैरों में गद्दे बंधे हों और कपड़े कोई आवाज़ ना करते हों। मेरा मन मजाक करने, लोगों को डराने, उनकी पीठ थपथपाने और उनकी टोपियां हवा में उड़ाने का कर रहा था। मैं अपनी इस अनोखी शक्ति का पूरा मज़ा लेना चाहता था। जैसे ही मैं ग्रेट पोर्टलैंड स्ट्रीट पहुंचा, मुझे पीछे से एक ज़ोरदार टक्कर लगी। एक आदमी सोडा सोडा वाटर की बोतलों से भरी टोकरी लिए खड़ा था और समझ नहीं पा रहा था कि वो किससे टकरा है। मुझे चोट तो लगी थी, पर उसकी हैरानी देखकर मुझे हंसी आ गई। मैंने उससे कहा, तुम्हारी टोकरी में शैतान घुस गया है, और टोकरी उसके हाथ से छीन ली। उसने डर के मारे टोकरी छोड़ दी और मैंने उसे हवा में उछाल दिया। लेकिन तभी पास के एक पब के बाहर खड़े एक टैक्सी ड्राइवर ने अचानक मेरी तरफ हाथ मारा, और उसकी उंगलियों ने मेरे कान के नीचे के हिस्से को बुरी तरह जकड़ लिया। मैंने उसे धक्का दिया और खुद को छुड़ाकर नीचे गिरा लिया। देखते ही देखते वहाँ चीख पुकार मच गई और भीड़ जुटने लगी। मुझे तुरंत अपनी गलती का एहसास हुआ कि मैं फालतू लोगों में उलझ रहा हूँ। मैं एक दुकान की खिड़की से सट गया ताकि भीड़ के पैरों के नीचे ना आ जाऊँ। अगर मैं पल भर की भी देरी करता तो पकड़ा जाता। मैं भागते हुए एक कसाई के लड़के से टकराया और एक टैक्सी के पीछे छिप गया। मुझे नहीं पता कि बाद में उन लोगों ने क्या किया, पर मैं चुपचाप सड़क पार करके ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट की भारी भीड़ में घुस गया। मैंने भीड़ के बीच चलने की कोशिश की, लेकिन भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि मैं उनके साथ तालमेल नहीं बिठा सका। पल भर में ही लोगों के पैर मेरी एड़ियों पर पड़ने लगे। मैं बचकर सड़क के किनारे नाली वाली जगह पर आ गया, जहाँ की खुरदुरी ज़मीन मेरे नंगे पैरों में चुभ रही थी।
तभी एक रेंगती हुई गाड़ी के डंडे ने मेरे कंधे पर ज़ोर से धक्का मारा, जिससे मुझे एहसास हुआ कि मुझे पहले ही काफ़ी चोटें लग चुकी हैं। मैं लड़खड़ाते हुए एक टैक्सी के रास्ते से हटा और खुद को एक बड़ी गाड़ी के पीछे पाया। एक अच्छा विचार मेरे मन में आया और जैसे ही वो गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ी, मैं उसके ठीक पीछे पीछे चलने लगा। मैं अपने इस साहसिक कारनामे पर हैरान भी था और कांप भी रहा था। और ये सिर्फ घबराहट नहीं थी, मैं ठंड से थरथरा रहा था। जनवरी का महीना था, भले ही दिन में धूप थी पर कड़ाके की ठंड थी। मैं बिल्कुल नंगा था और सड़क पर बिछी पतली सी कीचड़ जमने लगी थी। अब ये सुनने में भले ही बेवकूफ़ी लगे, पर सच तो यह है कि पहले मैंने ये सोचा ही नहीं था कि अदृश्य होने के बावजूद मुझ पर मौसम का असर होगा। फिर अचानक मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। मैं दौड़कर एक खड़ी हुई टैक्सी के पीछे वाले हिस्से में बैठ गया। ठंड से कांपते हुए और ज़ुकाम की वजह से सिसकते हुए मैं धीरे धीरे ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट से होता हुआ टोटेनहम कोर्ट रोड की तरफ बढ़ने लगा। मेरे शरीर पर चोटों के नीले निशान पड़ चुके थे। 10 मिनट पहले मेरा मिजाज जितना खुश था, अब सब कुछ बदल चुका था। मुझे समझ आ गया कि ये कैसी मुसीबत वाली अदृश्यता है। अब मेरे मन में बस एक ही सवाल घूम रहा था, मैं इस फजीयत से बाहर कैसे निकलूं। हम मूडीज़ के पास से धीरे धीरे गुजर रहे थे। तभी 5-6 किताबें लिए एक लंबी महिला ने मेरी टैक्सी रोक ली। मुझे तुरंत टैक्सी से कूदना पड़ा और भागते समय मैं बाल बाल एक रेलवे वैन से टकराने से बचा। मैं ब्लूम्सबरी स्क्वायर की तरफ भागा। मेरा इरादा म्यूज़ियम के पास से होते हुए किसी शांत इलाके में पहुंचने का था। मुझे बहुत तेज़ ठंड लग रही थी और अपनी इस हालत पर इतनी घबराहट हो रही थी कि भागते हुए मेरी सिसकियां निकल रही थीं। तभी स्क्वायर के कोने पर एक दफ्तर से एक छोटा सफ़ेद कुत्ता बाहर निकला और ज़मीन सूंघते हुए तेज़ी से मेरी तरफ लपका। मुझे पहले कभी इस बात का एहसास नहीं हुआ था, लेकिन एक कुत्ते के लिए उसकी नाक उतनी ही ज़रूरी है जितनी इंसान के लिए उसकी आँखें। कुत्ते किसी चलते फिरते इंसान की गंध को वैसे ही पहचान लेते हैं जैसे हम किसी को देखकर पहचानते हैं। वो जानवर मुझ पर भौंकने और उछलने लगा, जिससे साफ जाहिर था कि उसे मेरे होने का पता चल गया। मैं डरकर ग्रेट रसेल स्ट्रीट की ओर भागा और बार बार पीछे मुड़कर देखता रहा। मॉन्टेग्यू स्ट्रीट तक पहुंचते पहुंचते मुझे एहसास हुआ कि मैं घबराहट में बिना सोचे समझे इधर उधर भाग रहा हूँ। तभी मुझे संगीत की तेज़ आवाज़ सुनाई दी। मैंने देखा कि रसेल स्क्वायर की तरफ से बहुत से लोग आ रहे थे। उन सब ने लाल शर्ट पहन रखी थी और उनके आगे साल्वेशन आर्मी का बैनर था। इतनी भीड़ के बीच से निकलना मेरे लिए नामुमकिन था। कहीं मैं अपने घर से और दूर न निकल जाऊं, और इस डर से मैंने तुरंत फैसला लिया और पास के एक घर की सफ़ेद सीढ़ियों पर चढ़कर खड़ा हो गया। मैं इंतज़ार करने लगा कि कब यह भीड़ वहाँ से गुजरे। किस्मत अच्छी थी कि बैंड का शोर सुनकर वो कुत्ता भी रुक गया और फिर अपनी पूँछ हिलाता हुआ वापस भाग गया। बैंड बज रहा था और लोग एक भजन गा रहे थे, जिसके बोल थे, हम उसका चेहरा कब देखेंगे। मुझे लगा जैसे सदियां बीत गई हों। तब जाकर वो भीड़ मेरे सामने से निकली। ढोल की धड़ धड़ आवाज़ गूंज रही थी। उसी समय मेरा ध्यान दो बच्चों पर गया जो रेलिंग के पास रुक गए थे। एक ने कहा, इन्हें देखो। दूसरे ने पूछा, क्या देखूं? पहले ने जवाब दिया, अरे इन पैरों के निशानों को देखो। ये निशान बिल्कुल वैसे ही थे जैसे गीली मिट्टी पर बनते हैं। मैंने नीचे देखा तो मेरा दम निकल गया। उन साफ सफ़ेद सीढ़ियों पर मेरे कीचड़ भरे पैरों के निशान साफ चमक रहे थे। कुछ और लड़के भी वहाँ रुक गए और निशानों को घूरने लगे। आने जाने वाले लोग उन्हें धक्का दे रहे थे, पर वे लड़के जैसे सुन पड़ गए थे। ढोल की आवाज़ के बीच एक लड़का चिल्लाया, कोई नंगे पैर वाला आदमी इन सीढ़ियों पर ऊपर चढ़ा, पर वह वापस नीचे नहीं आया। ये निशान ऊपर जाकर अचानक गायब कैसे हो गए? और उसके पैर से खून बह रहा था। भीड़ का बड़ा हिस्सा तो निकल चुका था, लेकिन उन लड़कों में से छोटे वाले ने अचानक चीख कर कहा, डैड वहाँ देखो। उसने सीधे मेरे पैरों की ओर इशारा किया। मैंने नीचे देखा तो मेरा दिल बैठ गया। कीचड़ के छींटों की वजह से मेरे पैरों की धुंधली सी आकृति साफ दिख रही थी। एक पल के लिए मैं सुन रह गया। अरे ये तो बहुत अजीब है, बड़े लड़के ने कहा। ये तो बिल्कुल किसी इंसान के पैर के निशान जैसा लग रहा है ना। वो थोड़ा झिझका और मुझे पकड़ने के लिए हाथ आगे बढ़ाया। पास से गुजरता एक आदमी और एक लड़की भी ये देखने के लिए रुक गए कि माजरा क्या है। अगले ही पल वो मुझे छू लेता। तभी मुझे समझ आया कि अब भाग नहीं होगा। मैंने एक कदम बढ़ाया जिससे वो लड़का डर कर पीछे हट गया और मैं फ़ौरन कूद कर बगल वाले घर के बरामदे में पहुंच गया। लेकिन वो छोटा लड़का बहुत तेज़ था। उसने मेरी हलचल देख ली। इससे पहले कि मैं सीढ़ियों से उतरकर सड़क पर पहुंचता, वो चिल्लाने लगा, देखो पैर दीवार के ऊपर से निकल गए। वे सब दौड़कर आए। उन्होंने देखा कि फुटपाथ पर मेरे पैरों के ताज़ा निशान अचानक उभर रहे हैं। किसी ने पूछा, क्या हो रहा है? जवाब मिला, पैर देखो, भागते हुए पैर दिख रहे हैं। सड़क पर ज़्यादातर लोग तो बैंड के पीछे चले गए थे, लेकिन जो 6-7 लोग वहाँ बचे थे वे सब हैरान होकर मेरे पीछे लग गए। मैंने एक युवक को धक्का दिया और रसेल स्क्वायर की तरफ जान बचाकर भागा। वे सब मेरे पैरों के निशानों का पीछा कर रहे थे। मेरे पास रुककर सफाई देने का समय नहीं था, वरना पूरी भीड़ मुझे घेर लेती।
मैं 2-3 बार कोनों से मुड़ा और कई बार सड़क पार करके वापस उन्हीं रास्तों पर गया ताकि उन्हें गुमराह कर सकूं। जैसे जैसे मैं दौड़ता गया, मेरे पैर गर्म होने लगे और सूखने लगे, जिससे कीचड़ के निशान धीरे धीरे मिट गए। आखिरकार मुझे चैन की सांस मिली। मैंने अपने हाथों से पैरों पर लगी मिट्टी को पहुंच दिया और इस तरह मैं पूरी तरह सुरक्षित हो गया। पीछे मुड़कर देखा तो करीब दर्जन भर लोग टविस्टॉक स्क्वायर में एक पानी के गड्ढे के पास जमा थे। वे ज़मीन पर बने हुए इकलौते और धीरे धीरे सूखते पच्चन को इतनी हैरानी से देख रहे थे जैसे उन्होंने कोई अजूबा देख लिया हो। उनके लिए वह निशान बिल्कुल वैसा ही रहस्यमयी था जैसे रॉबिन्सन क्रूसो को टापू पर मिला वह अकेला पैर का निशान। दौड़ने की वजह से मेरे शरीर में थोड़ी गर्मी तो आ गई थी, लेकिन अब मुझे अपनी चोटों का एहसास होने लगा। मेरी पीठ अकड़ गई थी और उसमें तेज़ दर्द था। उस तांगे वाले ने जिस तरह मेरा गला दबोचा था, उसकी उंगलियों के निशान और नाखूनों की खरोंचें अब दर्द दे रही थी। मेरे पैर सूज गए थे और एक पैर में छोटा सा कट लगने के कारण मैं लंगड़ाकर चल रहा था। रास्ते में एक अंधा आदमी अपने तरफ आता दिखा तो मैं डर का किनारे हो गया। मुझे लगा कि शायद अपनी तेज इंद्रियों से वो मुझे पहचान लेगा। एक दो बार मैं राह चलते लोगों से टकरा भी गया, जिससे वे बुरी तरह चौंक गए क्योंकि उन्हें अदृश्य हवा से गालियां सुनाई दे रही थीं। तभी मुझे चेहरे पर कुछ ठंडा महसूस हुआ। मैंने देखा कि आसमान से बर्फ़ के बारीक टुकड़े गिरने लगे थे। मुझे ठंड लग चुकी थी और लाख कोशिशों के बाद भी मेरी छींकें रुक नहीं रही थी। अब रास्ते में दिखने वाला हर कुत्ता मेरे लिए मौत के पैगाम जैसा था, क्योंकि उनकी तेज़ नाक मुझे कभी भी ढूंढ सकती थी। तभी लोग और लड़के चिल्लाते हुए वहाँ की ओर दौड़ने लगे। चारों तरफ शोर मच गया, आग लग गई थी। वे सब मेरे कमरे की दिशा में भागे। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो छतों और टेलीफोन के तारों के ऊपर काले धुएं का एक भारी गुबार आसमान छू रहा था। मेरा कमरा धूं धूं कर जल रहा था। मेरे कपड़े, मेरा सारा सामान, मेरी मशीनें, सब कुछ राख हो रहा था। सिर्फ मेरी चेकबुक और वे 3 डायरियां बची थी जिन्हें मैं पहले ही ग्रेट पोर्टलैंड स्ट्रीट के डाकघर भिजवा दिया था। बाकी सब जल रहा था। मैंने खुद अपने हाथों से अपनी पूरी दुनिया को आग लगा दी थी। वो पूरी जगह आग की लपटों में घिरी हुई थी। अदृश्य आदमी अचानक चुप हो गया और कुछ सोचने लगा। कैंप ने घबरा कर खिड़की के बाहर देखा, जैसे वो उस धुएं की कल्पना कर रहा हो। फिर उसने कहा, हाँ, आगे क्या हुआ, बताते रहो। अगला दृश्य, अध्याय 22। तो पिछले जनवरी की उस दोपहर जब बर्फबारी शुरू होने ही वाली थी और अगर वह बर्फ़ मुझ पर गिरती तो मेरा शरीर दिखने लगता। मैं बुरी तरह थक चुका था। ठंड से कांपता हुआ, दर्द से कराहता हुआ, बेहद दुखी मन के साथ मैंने इस नए जीवन की शुरुआत की। मेरे पास ना कोई सहारा था, न पैसे, और ना ही दुनिया में कोई ऐसा इंसान जिस पर मैं भरोसा कर सकूं। अगर मैं किसी को अपना सच बताता तो लोग मुझे एक अजूबा मानकर तमाशा बना देते। मेरा मन तो कर रहा था कि किसी राहगीर के सामने हाथ फैलाकर मदद मांगूं, लेकिन मैं जानता था कि मुझे देखकर लोग मदद करने के बजाय डर के मारे पागल हो जाएंगे। उस वक्त मेरे पास कोई योजना नहीं थी। मेरा एकमात्र मकसद था बर्फ़ से बचना और कहीं छिपकर खुद को गर्म रखना। लेकिन लंदन के वे घर मेरे लिए किसी किले की तरह बंद थे जिनके ताले मैं नहीं खोल सकता था। मेरे सामने सिर्फ दो ही चीज़ें थीं, बर्फ़ का तूफ़ान और मौत जैसी रात की ठंड। तभी मुझे एक शानदार आइडिया आया। मैं टॉटेनहॉम कोर्ट रोड की एक गली में मुड़ा और खुद को ओमनी स्टोर के बाहर पाया। ये एक ऐसा विशाल मॉल है जहाँ सब कुछ मिलता है, खाने पीने का सामान, फर्नीचर, कपड़े और पेंटिंग्स भी। मैंने सोचा था कि दरवाजे खुले होंगे पर वे बंद थे। तभी वहाँ एक गाड़ी रुकी और ओमनीम की वर्दी पहने एक दरबान ने दरवाज़ा खोला। मैं चुपके से उसके बगल से अंदर घुस गया। पहले मैं उस हिस्से में पहुंचा था जहाँ दस्ताने और मोजे बिक रहे थे, और फिर चलते चलते उस बड़े हॉल में आ गया जहाँ टोकरियाँ और बेंत के फर्नीचर रखे थे। वहाँ मुझे खुद को सुरक्षित महसूस नहीं हो रहा था क्योंकि लोग लगातार यहाँ वहाँ आ जा रहे थे। मैं बेचैनी में इधर उधर भटकता रहा जब तक कि मुझे ऊपरी मंजिल पर एक बड़ा हॉल नहीं मिल गया जहाँ बहुत सारे पलंग यानी बेड स्टड्स रखे थे। मैं उन पर चढ़ गया और गद्दों के ऊंचे ढेरों के बीच छुपकर बैठ गया। वो जगह रोशनी से भरी और बहुत गर्म थी। मैंने वहीं रुकने का फ़ैसला किया और सावधानी से उन दुकानदारों और ग्राहकों पर नज़र रखने लगा जो मेरे पास से गुजर रहे थे। मैंने सोचा कि जैसे ही दुकान बंद होगी मैं खाने पीने का सामान और कपड़े चुरा लूँगा। फिर कपड़े पहनकर और अपना हुलिया बदल कर मैं इस स्टोर का मुआयना करूँगा और किसी मुलायम बिस्तर पर सो जाऊँगा। यह योजना मुझे काफ़ी सही लगी। मेरा इरादा था कि मैं कपड़े पहनकर खुद को एक सामान्य इंसान की तरह पेश करूँ, कुछ पैसों का इंतज़ाम करूँ और फिर डाकघर से अपनी किताबें और सामान वापस ले सकूँ। उसके बाद मैं रहने के लिए कोई जगह ढूंढूंगा और अपनी अदृश्यता की शक्ति का, जैसे कि मैं उस समय सोचता था, पूरा फ़ायदा उठाऊंगा। जल्दी स्टोर बंद होने का समय हो गया। गद्दों पर बैठे बैठे मैंने देखा कि खिड़कियों के पर्दे गिराए जा रहे हैं और ग्राहकों को बाहर भेजा जा रहा है। इसके बाद दुकान के कर्मचारी बड़ी फुर्ती से बिखरे हुए सामान को समेटने लगे। जब भीड़ कम हुई तो मैं अपनी जगह से उठा और सावधानी से दुकान के एक सुनसान कोने की ओर चल पड़ा। मैं ये देखकर हैरान था कि दिन भर सजा कर रखा गया सामान कितनी तेज़ी से हटाया जा रहा था।
कपड़ों के डिब्बे, लटकी हुई चीज़ें, मिठाइयों के पैकेट, सब कुछ उतारा जा रहा था, तय किया जा रहा था और साफ़ सुथरे डिब्बों में बंद किया जा रहा था। जो सामान हटाया नहीं जा सकता था उसे मोटे कपड़ों या चादरों से ढक दिया गया। अंत में कुर्सियाँ उठाकर काउंटरों पर रख दी गईं ताकि फर्श साफ किया जा सके। कर्मचारी अपना काम खत्म करते इतनी तेज़ी से दरवाजे की ओर भागे जैसे वे वहाँ से निकलने के लिए बेताब हो। फिर कुछ लोग झाड़ू और बाल्टियाँ लेकर फर्श साफ करने आए। उनसे बचने की कोशिश में मेरे टखनों पर लकड़ी का बुरादा लग गया। अंधेरे और चादरों से ढके उस शोरूम में मैं इधर उधर घूमता रहा और मुझे दूर तक झाड़ू की आवाज़ सुनाई देती रही। आखिर में दुकान बंद होने के करीब 1 घंटे बाद दरवाजे ज़ोर से बंद होने की आवाज़ आई। अब हर तरफ सन्नाटा था। उस विशाल मॉल, शोरूमों और गलियारों में मैं बिल्कुल अकेला था। मुझे याद है, जब मैं टॉटेनहम कोर्ट रोड वाले दरवाजे के पास से गुजरा तो मुझे बाहर सड़क पर चलते राहगीरों के जूतों की आवाज़ें तक साफ सुनाई दे रही थी। सबसे पहले मैं उस जगह गया जहाँ मैंने मोज़े और दस्ताने देखे थे। वहाँ बहुत अंधेरा था, इसलिए मुझे माचिस ढूंढने में काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी। आखिरकार मुझे कैश काउंटर की एक दराज में माचिस मिल गई। फिर मुझे एक मोमबत्ती की ज़रूरत थी। मैंने कई बक्सों और दराजों को खंगाला, उनकी पैकिंग खोली। तब जाकर मुझे वो मिला जो मैं ढूंढ रहा था। पैकेट पर लिखा था भेड़ की ऊन की पैंट और बनियान। मैंने वे पहन लिए, फिर मोज़े और एक मोटा कंबल लिया। उसके बाद मैं कपड़ों वाले विभाग में गया और वहाँ से एक पतलून, एक जैकेट, एक ओवरकोट और एक ढीली टोपी जैसे पादरी पहनते उठा ली। कपड़े पहनकर मुझे फिर से एक इंसान जैसा महसूस होने लगा। अब मेरा अगला ध्यान खाने पर था। ऊपर की मंजिल पर एक रेस्टोरेंट था। वहाँ मुझे ठंडा मांस मिला। कॉफ़ी के बर्तन में कॉफ़ी बची हुई थी, जिसे मैंने गैस जलाकर गर्म किया। इस तरह मेरे खाने का इंतज़ाम ठीक ठाक हो गया। बाद में सोने के लिए कंबल ढूंढते समय, जिसके लिए आखिरकार मुझे ढेर सारे रुमालों का सहारा लेना पड़ा, मुझे किराने वाले विभाग मिला। वहाँ बहुत सारी चॉकलेट, मीठे फल और सफ़ेद बरगंडी वाइन थी। वहीं पास में ही खिलौनों का विभाग था, जिसे देखकर मेरे दिमाग में एक कमाल का विचार आया। मुझे वहाँ कुछ नकली नाकें मिली, आप जानते हैं ना, जो मजाक के लिए लगाई जाती हैं। मैंने धूप के चश्मों के बारे में भी सोचा, लेकिन उस स्टोर में चश्मों का कोई विभाग नहीं था। मेरी नाक सच में एक समस्या थी। पहले मैंने उसे पेंट करने की सोची थी, लेकिन अब नकली नाक मिलने से मुझे विग और मास्क जैसी चीज़ों के ख्याल आने लगे। आखिरकार मैं रुई के एक बड़े ढेर पर सो गया। वो जगह बहुत गर्म और आरामदायक थी। सोने से पहले मेरे मन में बड़े सुखद विचार आ रहे थे, जो उस भयानक बदलाव के बाद पहली बार आए थे। मेरा शरीर शांत था और मन भी स्थिर था। मैंने योजना बनाई कि सुबह मैं चोरी के कपड़ों में ही चुपके से बाहर निकल जाऊंगा। मैं अपने चेहरे को चादर के टुकड़े से ढक लूंगा, चश्मा लगा लूंगा और इस तरह अपना भेष बदल लूंगा। फिर मैं नींद की गहराइयों में खो गया, जहाँ पिछले कुछ दिनों की अजीब यादें सपने बनकर आने लगी। मैंने सपने में उस चिड़चिड़े मकान मालिक को चिल्लाते हुए देखा, उसके बेटों को हैरान होते हुए देखा और उस बूढ़ी औरत का चेहरा देखा जो अपनी बिल्ली ढूंढ रही थी। फिर मुझे वही अजीब सा एहसास हुआ कि मेरे कपड़े गायब हो रहे हैं। अचानक मैं सपने में उसी पहाड़ी पर पहुंच गया जहाँ मेरे पिता का अंतिम संस्कार हो रहा था और बूढ़ा पादरी कब्र के पास मंत्र पढ़ रहा था। तभी एक आवाज़ आई, अगला नंबर तुम्हारा है। और अचानक मुझे कब्र की ओर ढकेला जाने लगा। मैं चीखा, चिल्लाया, वहाँ खड़े लोगों से मदद की गुहार लगाई, लेकिन सब पत्थर की मूर्ति की तरह खड़े रहे। पादरी भी बिना रुके अपनी रस्म पूरी करता रहा। मुझे एहसास हुआ कि मैं अदृश्य हूँ और मेरी आवाज़ कोई नहीं सुन सकता। मैं बिल्कुल लाचार था। मैंने बहुत संघर्ष किया और मुझे कब्र के अंदर ढकेल दिया गया। जैसे ही मैं ताबूत पर गिरा, मिट्टी और पत्थर मुझ पर गिरने लगे। किसी ने मुझ पर ध्यान नहीं दिया, किसी को मेरे होने का पता तक नहीं चला। मैं डर के मारे छटपटाया और मेरी आँख खुल गई। लंदन की धुंधली सुबह हो चुकी थी। खिड़कियों के पर्दों के किनारों से आती ठंडी और मटमैली रोशनी से पूरा कमरा भर गया था। जैसे ही मेरी आँख खुली मैं उठकर बैठ गया। कुछ पलों के लिए तो मुझे समझ ही नहीं आया मैं कहाँ हूँ। चारों तरफ काउंटर, कपड़ों के ढेर, रज़ाई, तकिए और लोहे के खंभे देखकर मैं चकरा गया। फिर जैसे ही मुझे सब याद आया तभी मुझे कुछ लोगों की बात करने की आवाज़ें सुनाई थी। काफ़ी दूर एक विभाग में जहाँ के पर्दे पहले ही हटाए जा चुके थे, मैंने 2 आदमियों को अपनी तरफ आते देखा। मैं घबराहट में खड़ा हो गया और बचने का रास्ता ढूंढने लगा। मेरे हिलने की आवाज़ से उन्हें मेरे होने का अंदाज़ा हो गया। शायद उन्हें बस एक साया तेज़ी से दूर भागते हुए दिखा। उनमें से एक चिल्लाया, वो कौन है? और दूसरा चीखा, भाई रुक जाओ। मैं मुड़कर एक कोने की तरफ भागा और तभी मेरी टक्कर 15 साल के एक दुबले पतले लड़के से हुई। ज़रा सोचिए, वो एक बिना चेहरे वाले इंसान से टकरा गया था। वो डर के मारे चीख उठा और मैंने उसे धक्का देकर गिरा दिया। मैं वहाँ से भागा, दूसरे कोने से मुड़ा और दिमाग बढ़ाकर एक काउंटर के पीछे छुप गया। अगले ही पल चारों तरफ भागने और शोर मचाने की आवाज़ें आने लगीं। लोग चिल्ला रहे थे, सभी दरवाजे बंद कर दो। वे एक दूसरे से पूछ रहे थे कि क्या हुआ है और मुझे पकड़ने की योजना बना रहे थे। ज़मीन पर लेटे लेटे मैं बुरी तरह डरा हुआ था। पर ताज्जुब की बात यह कि उस समय मुझे अपने कपड़े उतार कर गायब होने का ख्याल ही नहीं आया।
शायद मेरे दिमाग पर उन्हीं कपड़ों में भागने की धुन सवार थी। तभी काउंटरों की तरफ से किसी के चिल्लाने की आवाज़ आई, देखो वो रहा। मैं झटके से खड़ा हुआ, एक कुर्सी उठाई और उस चिल्लाने वाले बेवकूफ़ की तरफ फेंक दी। फिर मैं मुड़कर दूसरी तरफ भागा और सीढ़ियों पर चढ़ने लगा। वो आदमी संभला और मेरे पीछे सीढ़ियों तक आ पहुंचा। वहाँ सीढ़ियों पर चमकीले रंग के गमलों के ढेर लगे थे। उन्हें क्या कहते हैं? कैंप ने कहा, शायद सजावटी मिट्टी के बर्तन। हाँ वही। मैं ऊपर वाली सीढ़ी पर मुड़ा और एक भारी बर्तन उठाकर उस आदमी के सिर पर दे मारा। बर्तनों का पूरा ढेर शोर के साथ नीचे गिरकर टूट गया। चारों तरफ चीख पुकार मच गई। मैं भागकर रेस्टोरेंट वाले हिस्से में पहुंचा, जहां सफ़ेद कपड़े पहने एक रसोइये ने मेरा पीछा शुरू कर दिया। मैं बुरी तरह घबराया हुआ था और भागते हुए लैंप और लोहे के सामान वाले सेक्शन में पहुंच गया। मैं एक काउंटर के पीछे छिपकर और रसोइये का इंतज़ार करने लगा। जैसे ही वो दौड़कर अंदर आया, मैंने एक भारी लैंप मारकर उसे वहीं गिरा दिया। वो गिर पड़ा और काउंटर के पीछे छिपकर जल्दी जल्दी अपने कपड़े उतारने लगा। कोट, जैकेट और जूते तो आसानी से उतर गए, लेकिन वो ऊन की बनियान मेरे शरीर से खाल की तरह चिपकी हुई थी। तभी मुझे और भी लोगों के आने की आवाज़ सुनाई दी। वह रसोइया काउंटर के दूसरी तरफ चुपचाप पड़ा था। शायद डर के मारे उसकी आवाज़ बंद हो गई थी। मुझे एक बार फिर अपनी जान बचाने के लिए वैसे ही भागना पड़ा, जैसे कोई खरगोश शिकारी से बचने के लिए भागता है। तभी मैंने किसी को चिल्लाते हुए सुना, इधर आओ पुलिस वाले। मैं भागते हुए फिर से उसी पलंगों वाले स्टोर रूम में पहुंच गया और अलमारियों के एक जाल के पीछे छिप गया। मैं बड़ी छटपटाहट के साथ अपनी वह ऊनी बनियान शरीर से खींच कर उतारी। जब पुलिस वाला और 3 दुकानदार वहां पहुंचे, तब तक मैं फिर से आज़ाद यानी अदृश्य आदमी बन चुका था। वो मेरी छोड़ी हुई बनियान और पैंट की ओर झपटे। उनमें से एक बोला, देखो वो अपने कपड़े यहाँ गिरा गिरा रहा है। वो पक्का यहीं कहीं आसपास छिपा है। लेकिन वे लाख कोशिशों के बाद भी मुझे नहीं ढूंढ पाए। कुछ देर तक तो मैं वहीं खड़ा होकर उन्हें मुझे ढूंढते हुए देखता रहा और अपनी किस्मत को कोसता रहा कि मैंने इतनी मेहनत से मिले कपड़ों को खो दिया। फिर मैं वापस रेस्टोरेंट वाले हिस्से में गया। वहाँ बचा हुआ थोड़ा सा दूध पिया और अपनी हालत पर विचार करने के लिए आग के पास बैठ गया। थोड़ी देर में 2 कर्मचारी अंदर आए और बड़ी उत्तेजना में पागलों की तरह बातें करने लगे। मैंने सुना है मैंने सुना कि कैसे वो मेरे बारे में बढ़ा चढ़ाकर कहानियाँ सुना रहे थे और अंदाज़ा लगा रहे थे कि मैं कहाँ गायब हो गया हूँ। मैंने फिर से नई योजना बनाने की सोची। उस स्टोर की सबसे बड़ी मुश्किल ये थी कि अब वहाँ हड़कंप मच चुका था, इसलिए वहाँ से कुछ भी चुराना नामुमकिन था। मैंने सोचा कि क्या मैं कुछ सामान पैक करके उसे किसी पते पर भेज सकता हूँ, पर मुझे वहाँ का सिस्टम समझ नहीं आया। सुबह के करीब 11 बज चुके थे, बर्फ़ पिघल चुकी थी और मौसम कल के मुकाबले थोड़ा गर्म था। मुझे लगा कि इस स्टोर में अब रुकने का कोई फ़ायदा नहीं है। मैं अपनी असफलता से निराश होकर बिना किसी ठोस योजना के मन में बस कुछ अधूरी योजनाएं लिए एक बार फिर बाहर निकल गया। तो चलिए दोस्तों, H.G. वेल्स के नॉवेल द इनविजिबल मैन के इस भाग को हम यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं इसके अगले और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।